हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो अभी तक मैं पढ़ा रही थी उसका शायद फर्स्ट वीडियो होगा। बहुत ही डिमांड आ रही थी कि भाई रिसर्च मेथडोलॉजी पर एक वीडियो मतलब ये बना दीजिए। तो मैंने कोई बहुत इतनी प्रिपरेशन तो उसके लिए नहीं की है। जो मेरे पुराने नोट्स थे, मैंने उन्हीं को लेकर के आपको समझाने का सिर्फ ट्राई किया है। जो मैं आपका ये नोट्स है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं समथिंग, बट नॉर्मली जैसे कि जो कलर की बुक है ना, उसी के बने हुए नोट्स हैं, तो आप लोग वो वाली बुक प्रेफर करिए क्योंकि एक्चुअली इसमें स्पेलिंग मिस्टेक बहुत सारी होंगी कि बहुत स्पीड से मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ था ना। तो आप उसको लीजिए, सेम टू सेम उसी का छपा हुआ है, और मेरे पास टाइम वो बुक अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने फिर इसको नोट्स को ही प्रेफर कर लिया कि चलो ठीक है, इसी से हम पढ़ा देते हैं, है ना। तो आप लोग बुक को प्रेफर करिए। अगर बाई चांस बुक में कुछ नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से थोड़ा सा हिंट्स ले सकते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने का ट्राई करूँगी। कुल मिला के ये PDF सिर्फ इसलिए लगाया है मैंने, ताकि जो भी पूरा सिलेबस है, आई थिंक 38 या 40 पेज है टोटल, तो उसमें से कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आपका पूरा टॉपिक मैं समझा दूँ। मेन जो प्रोसेस है मेरा वो सिर्फ समझाने का है। उसके बाद आप बुक को पढ़ेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। आप टिक करिए, बहुत ही आसान यूनिट है। हमारे आई थिंक जो MA का 4th सेमेस्टर है, उसका एक पेपर है, वो रिसर्च मेथडोलॉजी करके है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो आराम सुनना है। अगर मैं आराम से बना रही हूँ बैठ के, तो आप लोग आराम से सुन सकते हैं। ठीक है, 2 घंटे तक ट्राई करूँगी कि 2 घंटे में ये वीडियो ख़त्म हो जाए। ठीक है, बस आराम से समझना है। यहाँ पर मेन फोकस सिर्फ समझाने में है, ना कि आपका जो लिखा हुआ है। अभी इसमें से आदि लोग जो स्पेलिंग मिस्टेक्स निकालेंगे, मुझे भैया पता है स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, बट फिर भी मैंने ये वीडियो इसलिए लगाया है सिर्फ ओनली, पहले से मैं सॉरी बोल दे रही हूँ इसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए, क्योंकि ये मेरे खुद के नोट्स हैं। इसमें बहुत जगह पे तो इस कदर मैंने किया है, देखिए आप खुद ही, बहुत जगहों पे ऐसे होगा, मतलब मैं काटा पीटी सब कुछ, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं, बहुत पुराने हैं ना, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, आप लोग समझने का ट्राई करिए। मेन इंपॉर्टेंट समझना है, बाकी तो बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, वहीं से तो मैंने छापा है, आप भी छाप लीजिए, क्या ही दिक्कत है ना। मेन इंपॉर्टेंट मतलब समझना, बुक से समझ में नहीं आता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आते हैं हम रिसर्च मेथडोलॉजी में मीनिंग पे। तो रिसर्च का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा वर्ड मीनिंग अगर हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड, 2 मिनट रुकिए। अगर हम लोग वर्ड को देखते हैं, रिसर्च, ठीक है, तो रिसर्च में अगर हम लोग बात करें, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अरे यार, एक सेकेंड, अब सही है ना। री और सर्च। अब री का मतलब क्या होता है, दोबारा। हम बोलते हैं रिस्टार्ट करो, मतलब क्या है, दोबारा। ठीक है, और सर्च का मतलब खोजना, मतलब दोबारा से खोजो, सर्च अगेन, वही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, सर्च अगेन। जैसे मैंने लिखा उस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं लिखने का, बट प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान स्पेलिंग मिस्टेक पे दीजिएगा, पूरा छापिएगा मत। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे अगर हम लोग बात करें, 4th पेज पे आई थिंक मैंने कुछ लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, हाँ ये वाला। क्रेसवेल जो है, उनकी एक डेफिनेशन है, रिसर्च इज़ अ प्रोसेस of step used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic and or issues, thus we can say research। समझाते हैं। देखो रिसर्च क्या है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज़, जैसे मैंने एग्जांपल जो मेरा रिसर्च पे वो रहा था स्लम एरिया पे, कि क्या उनकी कंडीशंस रहती हैं, जो स्लम्स के लोग हैं उनका एजुकेशन का जो स्टेटस है वो कम क्यों रहता, कॉज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने उसके बारे में जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो कलेक्ट की। ठीक है, फिर उन इन्फॉर्मेशन को एनालाइज़ किया, देखा कि क्या कॉज रहा भाई, क्या प्रॉब्लम रही। सिर्फ यही प्रॉब्लम है क्या कि जो वहाँ पर स्कूल्स नहीं है, या फिर ये प्रॉब्लम है कि इकॉनमी उनकी बहुत वीक है, या फिर ये प्रॉब्लम है कि भाई वहाँ के लोगों की जो सोच है वो गड़बड़ है। उन सब चीज़ों को मैंने एनालाइज़ किया, उसके बाद फिर आके हम लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड होगा ना, समझ में आएगा कि अच्छा, हम तो अभी तक ये सोच रहे थे कि यहाँ पर एजुकेशन का सेंटर नहीं है, पर प्रॉब्लम तो कुछ और है ना। हो सकता है जो हमने पहले से सोच के रखा हो, हम जैसे कोई भी टॉपिक होता है, कुछ भी ले लीजिए, आपने उसका कॉज सोच के रखा है दिमाग में, लेकिन आप अभी इसको रिजल्ट नहीं पता है। जब आप वहाँ पे गए फील्ड में, आपने वर्क किया, वर्क करने के बाद तब आपको समझ में क्या आया कि नहीं भाई, इसका रिजल्ट तो दूसरा था, है ना। तो वही बात कर रहा है कि रिसर्च एक प्रोसेस है जिसमें होता क्या कि हम कहीं किसी भी टॉपिक पे लेकर के उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, और उस टॉपिक पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे क्लाइमेट चेंज है,
हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी, हमने जाना। देखिए जब हम किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं ना तो हम लोग उस बात के बारे में बहुत डीप नॉलेज इकट्ठा कर ले जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे जैसे होता है ना वर्क बाई डूइंग बोलते हैं ना, वाई डू है ना, तो इससे हम लोग वहाँ पे सीखते हैं, हम लोग कर कर के चीज़ों को सीखते हैं। तो बहुत अच्छे से हमको चीज़ें समझ में आती है। हम लोग जब रिसर्च करते तो जो होता है आगे इसमें आगे बताएंगे हम आपको, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू, तो उसमें बहुत सारे लिटरेचर हमको पढ़ने होते हैं, बहुत सारी बुक्स हम पढ़ते हैं कि लोगों को क्या सोचना था स्लम के एरिया से। मैं एग्जांपल मैं अधिकतर यहाँ पर स्लम का लूँगी, क्योंकि मैंने खुद स्लम पे रिसर्च की हुई थी, ठीक है। तो मेरे दिमाग में वही आएगा, नॉर्मल सी बात है, आप उसको कनेक्ट आराम से करिएगा। चलिए वेट, तो यहाँ पर जो क्रिस्टवेल है उनकी एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने क्या बोला, रिसर्च तो होता क्या है। रिसर्च का मतलब सीधे सीधे समझते हैं, कोई भी टॉपिक है जिस पे पहले लोग रिसर्च कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कि इस टाइम 2024 चल रहा है, टॉपिक लेते हैं हम लोग गंगा रिवर का कि उसकी क्वालिटी क्या है। हो सकता है 2011 में या 2010 में या फिर 2015 में या 16 में 18 में किसी ने रिसर्च इस टॉपिक पे सेम भी की हो, लेकिन आप फिर भी उस टॉपिक पे दोबारा रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च मतलब दोबारा से रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, किस बात के लिए कि भैया पहले क्वालिटी क्या थी, अब उस क्वालिटी में क्या चेंजमेंट आया है, समझे। जो टॉपिक पहले था सेम टॉपिक आपने लिया और आपने इसमें दोबारा से चीज़ों को देखा, क्या चीज़ें चेंजमेंट में क्या चीज़ें चेंजमेंट हो रही हैं। जैसे हम लोग बात करें भाई नमामि गंगे चल रहा है हमारा, है ना, तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या गंगा की जो क्वालिटी वाटर की वो इंक्रीज हुई है नहीं हुई, है ना। ये सब चेक करना। हो सकता है आपका टॉपिक नया भी हो, ज़रूरी नहीं कि टॉपिक आपको पीछे वाला ही लेना है, कोई टॉपिक नया भी हो सकता है। तो उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और फिर उस टॉपिक के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं रिसर्च के बारे में एक प्रोसेस है जिसमें हम इंक्वायरी करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब उस चीज़ के बारे में इंक्वायरी करते हैं, पता करते हैं कि ये चीज़ सही है कि गलत है, जो गंगा का पानी है वो अच्छा हो रहा है या फिर सिर्फ वो दैट न्यूज़पेपर में ही चल रहा है नमामि गंगे, है ना, उस टाइम इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये एक सिस्टमेटिक होता है भाई, रूल वाइज चलता है। ऐसा नहीं है कि हम आज गए, हमने आज हमको करना क्या है, नमामि गंगे पिक्चर चेक करना है ना, और हम गए पॉपुलेशन का डाटा वहाँ पे ले रहे हैं, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो सिस्टमेटिक रूप से मैथमेटिकल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अपनी नॉलेज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। समझ आया। रिसर्च का मतलब सीधा सीधा ये समझिए, कोई भी टॉपिक जिसके बारे में लोग पहले खोज चुके हैं, हम उसी टॉपिक को दोबारा ले रहे हैं, ये पता करने के कि टाइम के साथ में क्या चेंजमेंट आया है, या फिर हम कोई नया टॉपिक ले रहे हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे रिसर्च। अब रिसर्च जो वर्ड है ना उसका जो मीनिंग है वो दिया गया है, अगर आप इसको लिख देंगे बहुत ज़्यादा अच्छा देखने में लगेगा। नंबर गेनिंग में पता है रिसर्च में डायग्राम ज़्यादा बनते नहीं हैं, तो थोड़ा नंबर गेनिंग के लिए फ्लो चार्ट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो करिएगा। रिसर्च का मतलब था रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। अब देखिए आपको थिंक तो करना पड़ेगा, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपका एक वे होना चाहिए सोचने का, सोचेंगे तभी तो अब आप राइटिंग कर पाएंगे ना। ई फॉर एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, यस वो होता है सर्च और सोल्यूशन। ई फॉर एग्जैक्टनेस, ई फॉर एनालिसिस, आर फॉर रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, एक स्कूल है, उसके 50% बच्चे जो हैं अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है। आपने एक केस ये निकाला और फिर आपने देखा उसी स्कूल में 20% डेथ हो रही हैं बाई सुसाइड से, ठीक है। फिर एक दूसरा स्कूल का आपने लिया, वहाँ पर जो बच्चे हैं उसमें 10% बच्चे जो हैं ओनली, यहाँ पे देखते हैं 10% जो बच्चे हैं ओनली वो क्या ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, और वहाँ पर जो रेशियो सुसाइड का वो 2% ही है। तो हमने एक कंक्लूजन क्या निकाला है कि जो भैया जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं वहाँ पर जो तुम्हारा बोल सकते हैं कि सुसाइड का केस ज़्यादा होता है। ये क्या निकाल दिया हमने, रिलेशनशिप निकाल दिया। आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। तो वही लिखा हुआ है कि हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर जो फैक्ट है उनके बीच में रिलेशनशिप लेके आएंगे, ठीक है। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे चीज़ों का, केयरफुल प्लानिंग करेंगे, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड होना चाहिए। H4 होता है हॉनेस्टी एंड हार्ड वर्क के द्वारा ही हम लोग अपने रिसर्च को पूरा करते हैं। अब कह रहा है कोई भी बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए जरा, कुछ लिखे हैं मैंने, कुछ अपने आप से बनाइए, थोड़ा दिमाग चलाइए। बोला गया है ना पहला ये रैशनल वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, तभी रिसर्च के बारे में कुछ सोच पाएंगे आप। चलिए
तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा है हाउ द कोविड-19 इरप्टेड एंड स्प्रेड थ्रू द वर्ल्ड, तो मतलब पूरे में जो कैसे वो स्प्रेड हुआ, कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई, ये सब पता करना कोविड-19 के बाद। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर पे कोविड-19 का क्या फ़र्क पड़ा है ना, या फिर जो बाढ़ आती है, फ्लड आता है ना, उसका लोगों की मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों की सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी इकोनॉमिक लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना। व्हाट इज़ द चेंज इन द लेवल अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट विद द चेंज इन द मेथड ऑफ टीचिंग। ये देखिए समझो पहले कि अभी हम लोग देख रहे हैं ना कि इस टाइम जो ऑनलाइन टीचिंग हो ज़्यादा चल रही है ना, तो इससे लोग जो बच्चे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस आया, इस चीज़ को चेक करना, इस चीज़ के बारे में रिसर्च करना, बहुत सारा रिसर्च टॉपिक है। तो आप वही देखिए, इसका तो तुरंत समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये पूरा पेज आपका हो गया है, आप आराम से समझ सकते हैं, इसमें कुछ समझने का है कुछ भी नहीं था। आपने एक या दो लोग की आप डेफिनेशन रख लीजिएगा जो नंबर गेनिंग में फ़ायदा करेगा। तो आपने क्रिस्टल की डेफिनेशन लिख ली, फिर तो ये रैशनल ये किया तुमने, और फिर तुमने लिख दिया कि क्या क्या इशू पर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। सोचिए पूरा पेज भी भर गया आपका, सुंदर राइटिंग, कोई फालतू की बकवास नहीं कि बार बार हम चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए आते हैं फर्स्ट पेज पे। अब कह रहा है रिसर्च का और मतलब मैंने और समझाया, जो भी आपको डेफिनेशन अच्छा लगे, जितना भी दिमाग में रहे। ये क्वेश्चन 15 में बनता है, 5 में बनता है, और कभी भी 3 नंबर में बनाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको तैयार करना पड़ेगा। 15 के हिसाब से तैयार करके चाहिए कि 3-4 पेज आप उसको लिख लें। ठीक है, अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होता है, रिसर्च जो होता है वो क्या होता है, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है, एक सेकेंड। और इंक्वायरी होता है किसका, न्यू फैक्ट के लिए, इन द सर्च ऑफ न्यू फैक्ट। ठीक, इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, कोई भी हो सकता है। हम फिजिक्स में कुछ कर सकते हैं रिसर्च, कुछ हम जियोग्राफी में कर सकते हैं, हो सकता है हम कुछ हिस्ट्री में रिसर्च करें, किसी भी टॉपिक में क्लाइमेट चेंज पे कर सकते हैं, लोगों की मेंटलिटी पे कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है, कुछ लोग क्या मानते हैं रिसर्च क्या है, एक मूवमेंट है जहाँ पर हम जो चीज़ों को नहीं जानते हैं, नोन टू अननोन, फ्रॉम नोन टू अननोन, मूवमेंट फ्रॉम अननोन टू नोन होता है यहाँ पर, अननोन टू नोन कर लीजिए। ठीक है, अननोन से हम नोन की तरफ जाते हैं। ठीक है, मूवमेंट है क्या, रिसर्च। इट कैन बी डिफाइन, हमने भी बताया सिस्टमैटिक होगा, सिस्टम से चलेगा, साइंटिफिक होगा। पहली बात सिस्टमैटिक और साइंटिफिक, ये दिमाग में रखिए, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, सीरियल वाइज। ऐसा नहीं है कि चैप्टर हमने तुमको बोला कि जाओ राइटिंग में मैं आपको बोल रही हूँ पूरा पैराग्राफ लिख के आओ, हमने आपको ABCD नहीं पढ़ाई है। तो अगर आप ABCD आपको नहीं पता है तो आप कहाँ से पैराग्राफ लिख पाएंगे ना। तो ये सिस्टमैटिक है, एक सीरियल से चलता है। ठीक है, और साइंटिफिक है, साइंटिफिक का मतलब क्या होता है, कॉज, और कोई घटना घट रही है उसका कॉज क्या है, इसको बोलते हैं साइंटिफिक चीज़ें, है ना। तो इसके साथ ये चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पीड से मुझे लग रहा पकड़ना चाहिए मुझे, नहीं तो बहुत धीमे हो जाएगा, है ना, एक लाइन। चलिए कोई बात नहीं। क्लिफ बोर्ड विडीज जो है इनका एक है, थोड़ा देख लेते हैं। रिसर्च कॉम्प्रोवाइज डिफाइनिंग रीडिफाइनिंग, कोई चीज़ है उसको डिफाइन करना और फिर से दोबारा फिर डिफाइन करना। हमने क्या बताया, हो सकता है वो रिसर्च पहले हो चुकी हो, वो डिफाइन कर चुकी है, लेकिन फिर से उसको डिफाइन करना। ठीक है, डिफाइनिंग और डिफाइनिंग किसको, प्रॉब्लम को, और उसके बाद उस पर हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस होता क्या है थोड़ा समझ लेते हैं, पीछे आएगा फिर बता देंगे। देखो हाइपोथेसिस से मान लो एग्जाम्पल, मुझे रिसर्च करना था स्लम एरिया पे कि भाई यहाँ का एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ है, मतलब अच्छा नहीं है। तो मेरे दिमाग में पता क्या आया, पक्का यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो लड़कियों को ना पढ़ाने पे ध्यान नहीं देते, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे गर्ल्स का एजुकेशन अच्छा नहीं है। ठीक है ना, परफेक्ट। तो इसको ये मेरा जो होता है ना, जो प्रीवियस नॉलेज है जो मैंने पीछे सीखा है और जो हमारा दिमाग चला, जो भी चीज़ें हैं जो हमारा बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन, उसके हिसाब से हमने ये आंसर बोल दिया। ठीक है, इसको बोलेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब क्या है, जो हम सोच रहे हैं उसको बोला गया क्या, हाइपोथेसिस। ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या किया, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया, फिर सजेशन जो है उसको सजेस्ट किया गया, उनको ऑर्गेनाइज़ किया, डाटा है उनको एवेल्यूएट किया, डिडक्शन किया, और लास्ट में से हमने क्या किया, देखिए हमने कोई टॉपिक सोचा, फिर हमने टॉपिक सोचा, उसके बाद हमने हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस का मतलब क्या, हमने अपना अनुमान दिया। हाइपोथेसिस की हिंदी होती है अनुमान। ठीक है,
आप थोड़ा हिंदी वाले थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, बाकी मैं हिंदी में समझाने का पूरा ट्राई करूँगी, ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान करना। अनुमान करने का मतलब समझिए एग्जाम्पल वही कि भाई जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आपके भाई गए हैं इलाहाबाद और रात में आ रहे हैं लेट से, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा तुरंत? आपके दिमाग में चलेगा कि भाई पक्का पार्टी करके आ रहा है, ठीक है। ये हो गई हाइपोथेसिस, ये आपने सोचा, अनुमान लगाया। बट हो सकता है वो फंस गया हो कहीं, उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया हो, कुछ भी हो सकता है ना। आपके दिमाग में चल रहा है पार्टी करके आया है ना। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, आया समझ रहे? हाइपोथेसिस का मतलब पूर्वानुमान जो लगाते हैं हम लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब जब भाई घर पे आएगा तो फिर हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे कि अच्छा पेट्रोल ही ख़त्म हुआ था कि और कहीं तुम गए थे, है ना। तो सेम वो चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी डेफिनेशन ध्यान दीजिए, पढ़ना तो पढ़ा सकते, कोई इशू नहीं है, बट 2 बहुत हैं आपकी एकेडमिक के लिए फ़िलहाल। आगे अगर बात करें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग जो होता है ऑब्जेक्टिव, जो ट्रुथ जो छुपा हुआ होता है उसको डिस्कवर किया जाता है। वो ट्रुथ जो छुपा हुआ, जो हिडन है, उसको डिस्कवर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी फिनोमेना हो रहे हैं, देखिए जल्दी पढ़ा देते हैं। यहाँ पर जो भी फिनोमेना हो रहे हैं उनके साथ हम लोग फेमिलियरिटी आती हैं और एक न्यू इंसाइट हमको समझ में आती है। जैसे कि मैंने जब रिसर्च उस पर किया स्लम एरिया पे, तो मुझे बहुत सारे नए टॉपिक समझ में आए कि अच्छा ये कॉज भी था चीज़ों में, ये प्रॉब्लम भी थी। एक प्रॉब्लम तो ये निकल के आई कि भाई जो उनके जो बच्चे थे वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, कि उनके पेरेंट्स कहते हैं भाई कि मेरा बच्चा तो दिन में 100 रुपये कमा लेता है, अब स्कूल जाएगा तो 100 रुपये कौन कमाएगा, है कि नहीं। तो ये न्यू इनसाइट मुझे पता चली ना, ये शायद मुझे पहले नहीं पता थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, ठीक है। यहाँ पर जो अननोन चीज़ें होंगी, जो अनएक्सप्लेन्ड हैं, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाएगा और जो जितना भी वेरिएबल्स होगा उनके बीच में कैजुअल रिलेशनशिप डेवलप होगा। सोशल लाइफ हो गया, उनकी जो बिहेवियर है उनके बारे में अंडरस्टैंड हम लोग करते हैं। नॉर्मल सी बात, आप कहीं भी रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ के बिहेवियर को तो अपने आप जाने, उनकी सोशल लाइफ को अपने आप समझ में आएगा आपको। अब ठीक है, टू डिटरमाइन फ्रिक्वेंसी विन विच समथिंग अकर और विथ विच इट एसोसिएटेड विथ समथिंग एल्स, मतलब में किस हिसाब से, मान लो एग्जाम्पल देते हैं। आप एक जगह स्लम एरिया में, अब यहाँ पे आपने देख रहा क्राइम का क्या रेशियो है, ठीक है। अब एक जगह नॉर्मल एजुकेशन वाली जगह पे, वहाँ पे देखा आपने क्राइम का क्या रेशियो है, तो उसके बीच में क्या हो गया, आपने फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल 100 में से 50 बच्चे क्राइम में इन्वॉल्व थे, यहाँ पर 100 में से 20 बच्चे क्राइम में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो आपने क्या बताया कि स्लम एरिया में क्राइम ज़्यादा होते हैं, है ना। तो वही लिखा है, फ्रिक्वेंसी बताता है कि किस फ्रिक्वेंसी से कोई जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं वहाँ पर, ठीक है। टू डिस्कवर द ट्रूथ एंड फैक्ट, नॉर्मल सी बात है, अगर कोई आप रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत सारे ट्रूथ और फैक्ट जो है वो आपके सामने आएंगे। टू नो ओल्ड कंक्लूजन विथ न्यू डाटा, अब हमने एग्जाम्पल अभी दिया था गंगा रिवर का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ओल्ड कंक्लूजन था कि गंगा रिवर का पानी बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते गंदा है, जो भी चीज़ें हैं वो है। अब हमने यहाँ पे किया ओल्ड कंक्लूजन को नया जो डाटा था उससे रिप्लेस किया, हमने उसमें नए नए डाटा डाले कि अच्छा ये वाला जो है नमाम गंगे जो था वो आया, इसकी वजह से ये सैलिनिटी जो इतने पॉइंट में आ रही थी वो इतने पॉइंट हो गई है, ठीक है। न्यू कंक्लूजन जो हुआ, जो अवेलेबल डाटा था उससे हमने किया चीज़ों को, ठीक है। करेक्ट ऑब्जेक्टिव। अभी जो मैं पढ़ रही हूँ, एक काम करिएगा, PDF से एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिएगा। PDF देखती हूँ मैं कहाँ पे दूँ, कि मैंने एक्चुअली अभी तक तो टेलीग्राम बनाया नहीं है, बट अगर आप लोग ऐसे देख लीजिए, अगर देखिए KVS मंडाल की जो बुक है ना, KVS वाली बुक, उसका ही पार्ट है KVS वाले का, एग्जैक्ट सेम KVS से ही मैंने छापा है इसको, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए, या तो इसी में से अगर पढ़ेंगे तो आराम से पढ़िएगा, समझ में तो पूरा आएगा भाई। नोट्स बनाना होगा, नहीं कहीं से मिल रहा है कुछ मटेरियल तो नोट्स बना लीजिए। हिंदी वाले तो सिर्फ समझिए बैठ के, उसके बाद बुक पलटिए और तुरंत छाप मारिए, ये सबसे आसान पेपर है ये। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब आता है कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च इन ज्योग्राफी, तो मतलब क्या सिग्निफिकेंस क्या है ना ज्योग्राफी में। अब कह रहा है, देखो यहाँ पर हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो हम पता करते हैं कि ह्यूमंस की क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, क्या नेचुरल प्रॉब्लम है, क्या ह्यूमंस की
अपनी खुद की प्रॉब्लम है बाई साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है। हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं विद द जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। समझिए आप जियोग्राफी में है तो आप जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जियोग्राफिकल रिसर्च। अगर आप सोशोलॉजी में हैं तो आप सोशोलॉजी की तरह से उसको क्या करेंगे, डील करने का ट्राई करेंगे, तो क्या बोलेंगे हम लोग, सोशोलॉजिकल रिसर्च बोलेंगे। इन अदर वर्ड रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी जियोग्राफिकल प्रॉब्लम। समझिए नॉर्मल सी बात है भाई, जिस भी आप डिपार्टमेंट में हैं आपका माइंडसेट उसी तरीके से चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप लेके जियोग्राफी बैठे आपका दिमाग फिलॉसफी वाला चलेगा, नहीं चलेगा। अगर हाँ वो अलग पॉइंट है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने फिलॉसफी पढ़ी हुई है तो पॉइंट वो, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ कि आप जिस फील्ड में आपका माइंड उसी तरीके से काम करेगा और जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन उसी टाइप से आएगा, उसी एरिया से हम लोग लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अब टाइप ऑफ रिसर्च अगर बात करें हम लोग तो जियोग्राफी में होती हैं, फिजिकल जियोग्राफी में कुछ होंगी, कुछ ह्यूमन जियोग्राफी में होती हैं, ठीक है। अब इनको ज़रा पढ़ लीजिए, मैं क्या ही इसमें पढ़ूँ, ठीक है। प्रोसेस ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, रिवर बेसिन डेवलपमेंट, स्ट्रीम फ्लो, तुमको जो मिल जाए फिजिकल जियोग्राफी में एग्जाम्पल छाप दिए ना, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। और ह्यूमन जियोग्राफी में जो मिल जाए वो आराम से छापिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों फिजिकल जियोग्राफी की लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस पे। अभी सिग्निफिकेंस नहीं था, ठीक है, चलिए इधर आइए। ये तुम्हारा हेल्प करता है नेचर को जानने के लिए, कौन, रिसर्च, ठीक है। रिसर्च हमारी हेल्प करता है कि हम नेचर को अच्छे से जान सकें। एक्सटेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम एंड सजेस्ट द पॉसिबल सोल्यूशन ऑन द रिसर्च एरिया। समझ में आया। देखो जो रिसर्च होता है वो हमको कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम होती है उससे पहले अवगत कराता है, ठीक है। अवगत कराने के बाद वो कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम का सल्यूशन को सजेस्ट करता है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। कभी भी आप रिसर्च पेपर अगर किसी का मिल जाए आपको पढ़िएगा तो उस पर सजेशन दिया होता है कि ये काम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन हो सकता है। और प्रिडिक्शन भी किया जा सकता है फ्यूचर सिनारियो का। जैसे एग्जांपल मानिए आप सुने होंगे पॉपुलेशन का जो मान लो एग्जांपल 2.0 रेशियो की हर साल बढ़ रही है, तो हम प्रिडिक्ट कर देते हैं ना 2030 में हम पहुंच जाएंगे नंबर 1 पर। अब तो वही पहुंच गए नंबर 1 पे, तो ये क्या है, प्रिडिक्शन ही तो है। हमने जो फ्यूचर डाटा था उसके हिसाब से प्रिडिक्शन कर दिया है, ठीक है। जो भी रिसर्च का आउटकम आता है वो हमारे कहीं ना कहीं न्यू आइडिया को जनरेट करता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ रिसर्च ऐसी होती है जो पुरानी रिसर्च की जस्ट अपोजिट आती है। समझ रहे हैं ना आप, जो पीछे निकाला गया है रिजल्ट उसका जस्ट अपोजिट आएगा। कुछ एग्जांपल सोचते हैं ज़रा, फिर आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, अब देखिए अब ये मत बोलिएगा आपका सारा एग्जांपल स्लम एरिया पे है, क्योंकि मेरा दिमाग, मैंने क्या बताया, जो आप पढ़ते हैं आपका दिमाग वहीं पर सल्यूशन को खोजता है। सेम वही चीज़ मेरे साथ है। तो स्लम एरिया पे जरा आते हैं। हो सकता है प्रीवियस किसी ने रिसर्च किया हो, उन्होंने जो रिजल्ट निकाला उन्होंने बताया हो कि भाई यहाँ पर प्राइमरी जो एजुकेशन सेंटर है उनकी प्रॉब्लम है। जो मेरा रिजल्ट निकला था वो अलग ही था। मेरे में ये था कि एजुकेशन सेंटर बहुत हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई है, फ़ीस बहुत हाई है। फ़ीस जो है उनकी जो इकॉनमी है, मतलब में जो घर की आय है उसका लगभग 10% तो फीस चली जा रही है। समझ रहे हैं आप उनको मिल रहे हैं 100 रुपया, 10 रुपया तो जा रहे हैं कहाँ पे, फीस में ही। तो फीस में 10 रुपये जाएंगे, 10 के लिए 5 बच्चे कर दो, कितना हो गया, 50 रुपये। 50 रुपये में घर कैसे चलेगा बताइए आप ही। समझ रहे हैं ना। तो ये मेरा रिसर्च आया था, तो मतलब क्या है, जो पीछे वाला सिनेरियो था, जो पीछे किसी ने रिसर्च निकाली थी उसका जो अपोजिट आया, मेरा तो अलग ही आया है ना। तो वही कह रहा, कभी कभी रिसर्च जो है कंट्राडिक्ट भी कर सकती हैं। कंट्राडिक्शन का मतलब कभी पता है एग्जैक्ट अपोजिट भी होता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ एग्जांपल माइंड में आ नहीं रहा है। अब कह रहा है यहाँ पर रिसर्च के द्वारा हम लोग ह्यूमन और नेचर के बीच में रिलेशन को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मान लो एग्जांपल कोई क्लाइमेट पे हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि भाई ह्यूमन बीइंग जो है वो कुछ ज़्यादा जो उसकी एक्टिविटी है, जैसे ट्रैफिक या फिर इंडस्ट्री की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या बता दिया कि रिलेशनशिप बता दिया हमने बिटवीन द ह्यूमन और नेचर के बीच में। अब क्या कहते हैं, जब देखो कभी भी रिसर्च होता है, रिसर्च कराई किस लिए जाती है कि इससे जो आउटकम आए, ठीक है, जो रिजल्ट आए वो जो गवर्नमेंट है वहाँ की उस चीज़ को ले कर के उसके अकॉर्डिंग उसको पॉलिसी बनाए।
ठीक है। हमने मान लो रिसर्च जब निकाला कि भाई यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट अगर उस चीज़ को कंसिडर करती है तो वो क्या करेगी, वहाँ स्कूल नए डेवलप नहीं करेगी। उसको दिख रहा है कि यहाँ पर स्कूल पर्याप्त हैं, उस जगह पर पर्याप्त स्कूल हैं, बट बिकॉज ऑफ हाई फीस बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो वो वहाँ पर फीस को कम करने का ट्राई करेगी। समझ आया? मतलब क्या है कि जो रिजल्ट निकलेगा, जो ऑब्जर्वेशन हमने किया, जो रिसर्च की, उसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो पॉलिसी बनाते हैं ना उस पर ध्यान दें, मतलब उसको ध्यान देकर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाएगा। ठीक है, बनाएंगे, सॉरी। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल मोदी भाई जी जो हमारे हैं, मोदी भैया है ना, तो उनको बनानी है एक क्या कि पॉलिसी बनानी है कि एग्जांपल लेते हैं, जो बोल सकते हैं कि अनाज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कुछ पॉलिसी बनानी है क्या, ठीक है। ग्रेन जो है अनाज, चलो अनाज लिखते हैं हिंदी वाले, ठीक है, नहीं तो कहेंगे भाई कुछ बता ही नहीं रही हिंदी में। तो अनाज को उनको डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना है, ठीक है। अब एक लेकिन रिसर्च पेपर यहाँ से 2-3 निकले हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर अनाज जितना गवर्नमेंट पहले दे रही है, पहले भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो अब गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिससे कि लोग वहाँ पे जो भूखे हैं वो भूखे ना रहें। तो रिसर्च पेपर यहाँ पे जो लिखा था लोगों ने, उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर अनाज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट दे रही है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, बट यहाँ पर कालाबाजारी हो रही है, किसकी, जो ग्रीन गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि भैया ये अनाज को रोको, ज़्यादा और मत ट्रांसफ़र करो, लेकिन जो कालाबाजारी है उसको पहले रोकते हैं। समझ आया? तो गाइडलाइन बनाने का काम हमारी करती है, जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने का ट्राई करती है रिसर्च। अब देखिए इसमें कुछ फ़िलॉसफी आएंगी, मैंने सिर्फ पूरी फ़िलॉसफी नहीं समझाई है, जितनी सिलेबस में थी सिर्फ मैंने उतना ही बताया है एक्चुअली। पहला आता है एम्पिरिज्म। अब देखिए आराम से समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, एम्पिरिज्म, ठीक है। एम्पिरिज्म क्लेम दैट सेंसिंग एक्सपीरियंस इन द अल्टीमेट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द अवर नॉलेज। यहाँ देखो इस वाले अप्रोच में ये बोला जाता है कि जो हमारा सेंसिंग है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो मेन क्या होता है, हमारा नॉलेज पॉइंट होता है। वो हमको रॉ डेटा जो है वो देता है। उस जैसे मान ली एग्जाम्पल, हमने जो सुना, जो हमने, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मैं कुछ नहीं कर सकती इसके लिए, है ना। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जो रॉ मटेरियल डाटा का है, वो तुम्हारा क्या रहेगा, फिर से बताते हैं, एक सेकंड रुकिए, सॉरी फॉर, मैं खुद ही डिस्टर्ब हो गई थी ना बाहर की आवाज़ से, चलिए। तो कह रहे हैं एम्पिरिज्म में अगर हम लोग बात करें, ये बोला गया कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं बाई सेंस, हमारे सेंसर कौन है, आइज़ है, नोज़ है ना, ईयर्स हैं, बॉडी है ना, स्किन से हम लोग फील करते हैं, इनके द्वारा जो हमको डाटा या नॉलेज मिलती है वो हमारा रॉ मटेरियल होता है, वो हमारा रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, कोई भी नॉलेज को आगे गेन करने के लिए। उन्होंने ये कहा कि नो नॉलेज एट ऑल इन द टर्म एज प्रेस्टीज। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा और कोई नॉलेज नहीं है। रॉ मटेरियल क्या है, जो हमारे सेंस ने हमको महसूस करा है, जो हमारे सेंसर से हमने सीखा, वो क्या है, रियल नॉलेज है। तो वही लिखा है कि जो नॉलेज है, जो जस्टिफिकेशन है, वो एविडेंस पे रहती है और सेंसरी एक्सपीरियंस पे रहती है, ठीक है। जो सेंसर हैं हमारे, देखिए समझिए, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ एविडेंस दी, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पेस्टरेट, ठीक है, पोस्टरीज। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमने नॉलेज कहाँ से पाई है, पास्ट एक्सपीरियंस से पाई है, वो नॉलेज हमारे रॉ मटेरियल है फॉर द रिसर्च, ठीक है। अब एक देखो, एक वर्ड, थोड़ा 2 वर्ड में दिमाग में लगाना है, इसको रुक जाइए, कलर चेंज करते हैं। एक होता है PRIORI, प्रियरीज, ठीक है, एक होता है पेस्टरीज। इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिए, दोनों एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। इस पहले हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे सेंसस ने देखा, जो महसूस किया, जो हमने फील किया, जो हमने सुना, जो हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसके द्वारा जो हमको नॉलेज मिली, उसको क्या बोलेंगे, पोस्टरीज। इसी को बोलते हैं एम्पिरिज्म, ये तुम्हारा एम्पिरिज्म, ठीक है। लेकिन ये वो चीज़ें जो हमने सेंसेस के द्वारा की। अब सुनिए, कुछ चीज़ें जो होंगी, जो हम बुक से पढ़ते हैं, जो हम लॉजिकल मैथमेटिकल अपना माइंड लगा के काम करते हैं,
समझ रहे हैं ना आप? हमने बुक पढ़ा, हमने लॉजिकल सोचा, हमने मैथमेटिक्स का यूज़ किया, बट ये है सब प्रिय तुम्हारा। अभी मैं जैसे मान लो एग्जांपल, अभी मैं रिसर्च करने बैठी हूँ, रिसर्च में अभी कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर रही। ये जो मेरा प्रीवियस जो मैंने पढ़ा है ना क्लास 9, 10, 11, 12 में, जो मैथ मैंने पढ़ी है, जो लॉजिकल थिंकिंग मैंने सीखी है जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, जो मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाई को लेकर, उससे जो होता है एक्वायर की गई नॉलेज है, उसको बोलेंगे प्रियरीज। सीधा सीधा समझिए, जो हमने इन्वायरमेंट से सीखा, क्या बोलेंगे हम लोग, ये टॉपिक हो गया, ठीक है। जो हमने इन्वायरमेंट से सीखा वो ये हो गया। जो हमने बुक से पढ़कर सीखा उसको क्या बोला, या प्योरीज, ठीक है। समझ आया? आप सब कुछ समझाइए। जो पोस्ट वाला होगा, पोस्टरीज, स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आ रहा ना, आई नो, चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। तो यहाँ पर जो ये चीज़ है ना, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये तुम्हारा ऑप्टन नॉलेज होगी हमारे एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, वही लिखा हुआ है। और प्रियरीज क्या होगा, इसका मीन होता है एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू द लॉजिक के द्वारा। अब खुद बताइए ये वाला कहाँ से होगा, सोशल साइंस से रिलेट होगा, ये कहाँ से होगा, मैथमेटिक्स से ही होगा। आया समझ में दोनों? अब एक बार इरेज करके फिर से एक बार समराइज़ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही 2 टॉपिक 3 है जिसमें थोड़ा समझाना है, बाकी सब में तो कुछ है नहीं। थोड़ा स्पीड आई थिंक ज़्यादा थी, बट मैं सोच रही हूँ ना स्पीड से अगर ख़त्म हो जाएगा ना तो बहुत सही रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कितना होता है। अगर 1 सेकेंड चल भी रहा है कि नहीं रिकॉर्डर, हाँ चल तो रहा है। तुम्हारा जो वो सीरीज़ है, ठीक है, वो हमारा प्रीवियस देखो दोनों चीज़ें, ये और ये दोनों प्रीवियस एक्सपीरियंस से रहेंगी। बट यहाँ पर तुम्हारा सोशल जो है, तुम्हारी जो हमारी जो बॉडी के जो आइज हैं, जो चीज़ ऑब्जर्व करी, जो हमारा नेचुरल तरीके से जो हमारा एक्सपीरियंस रहता है वो काम करता है। यहाँ पर तुम्हारा जो तुम्हारी लॉजिकल चीज़ें हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स से तुम्हारा कॉमन रहेगा, ये तुम्हारा सोशल साइंस से कॉमन रहेगा, बस ख़त्म। अब आते हैं हम लोग पॉजिटिज्म, ठीक है। पॉजिटिज्म क्या है, इसको कॉइन किया गया था अगस्टे कॉमेट ने, ठीक है। कब, 19वीं सेंचुरी में इसको कॉइन किया था, पहली बात ये वर्ड जो दिया था। पॉजिटिव फिलॉसफी मेनली एक्सप्लेन फैक्चुअल नॉलेज। समझ आया कुछ? जो हमने सेकंड बात की ना, ये कहाँ गया, ये तुम्हारा किस में जाएगा, पॉजिटिज्म में, पॉजिटिज्म में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेनली एक्सप्लेन यहाँ पर की जाती है तुम्हारी जो फैक्चुअल नॉलेज है उसको, ठीक है। कहाँ से गेन करते हैं इसको, बाई ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग मेजरमेंट इज ट्रस्टवर्दी, ठीक है। मेजरमेंट के द्वारा जो हमारी एक्सपीरियंस रहे हैं ऑब्जर्वेशन के, ठीक है, उनके द्वारा हम इसको प्राप्त करते हैं। मतलब में ये भी सेम ऑब्जर्वेशन है, बट ये मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर जो नॉलेज है वो फैक्चुअल रहेगी तुम्हारी, बल्कि इस वाले में क्या है, नॉलेज जो है वो डिस्क्रिप्टिव रहेगी। समझ आ रहा है? अब कह रहा है कि हाँ पॉजिटिव स्टडी में होता क्या है, जो रिसर्चर है उनका जो डाटा कलेक्शन जो है, रोल ऑफ रिसर्चर इज लिमिटेड इन द डाटा कलेक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा आराम से पढ़ते हैं। ही इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टडी, देयर इज नो प्रोविजन फॉर द ह्यूमन इंटरेस्ट विद दिस स्टडी। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें कोई मतलब, जैसे मान एग्जाम्पल मैं ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, तो मेरे ऊपर बाउंडेशन क्या है, जब मैं रिसर्च पेपर लिखूँगी कि भाई ज्योग्राफी में ही रिसर्च पेपर बनाओ, है कि नहीं। बट तुम्हारा पॉजिटिज्म क्या कहता है कि भाई तुम्हारी स्टडी से कोई मतलब नहीं है, हमने ऑब्जर्व किया, हमको दिखाई पड़ा, अरे भाई ये लोग बहुत लड़ते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल, तो कहीं ट्राइब पे घूमने गए, वहाँ पे ट्राइब वाले पूरा दिन सुबह सो के उठते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं, शाम को हम सोने चाहते हैं तब तो वो लड़ते रहते हैं। दिमाग में चलेगा ना, हम ज्योग्राफी से हैं, बट ये ज्योग्राफी फिनोमेना तो है नहीं, ज्योग्राफिकल फिनोमेना है क्या उनका लड़ना, नहीं। लेकिन हमने उनको ऑब्जर्व किया, अब हमने कहा हम तो इसी पे रिसर्च करेंगे। मतलब हम इंडिपेंडेंट है अपनी प्रीवियस स्टडी से, हमको कोई मतलब नहीं है कि हमने कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करके रखा है। हमारा जो मर्जी है, मेरा जो इंटरेस्ट है, मैं उस इंटरेस्ट में जा कर के उस चीज़ का रिसर्च करूँगी, ठीक है। नो प्रोविजन फॉर द ह्यूमन इंटरेस्ट विद इन स्टडी। आया समझ में? यहाँ पर डिडक्टिव अप्रोच पाया जाता है। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, जर्नल टू स्पेसिफिक। थोड़ा सा समझा देते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, क्लाइमेट जो होता है, आपने क्लाइमेटिक जोन पढ़े होंगे ना, ये वाला इस टाइप पढ़ते हैं ना, ट्रॉपिकल है ना, बीच में क्या होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट होता है, पोलर होता है ना। तो
फिर हम इंडिया, यहाँ पे ये सब इसको क्या बोलेंगे, जर्नल पैटर्न। जर्नल से फिर हम कहाँ पहुँचेंगे, स्पेशल, मतलब हमने इंडिया का पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा, फिर स्पेशल पैटर्न पे पढ़ा, ठीक है। तो डिडक्टिव अप्रोच रहेगा, कि नॉर्मल सी बात है भाई, कोई पर्सन किसी चीज़ को देख रहा है तो उसका पहला दिमाग कहाँ क्लिक करेगा, जो जनरल आइडिया है कि ये लोग इस वजह से लड़ते हैं। जनरल आइडिया क्या कहता है कि भाई जहाँ जितनी ज़्यादा गर्मी होगी लोग वहाँ के उतने ज़्यादा लड़ाकू होंगे, भाई टेम्परेचर ये होता है ना, ये बोला गया। फिर वो वहाँ के पर्टिकुलर धीमे धीमे उसको स्टडी करेगा, पर्टिकुलर एरिया पे आएगा कि भाई यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा और क्या फिनोमेना है, बिकॉज ऑफ दैट ये इतना ज़्यादा इनका जो एग्रेसिवनेस है वो इतनी ज़्यादा है। आया समझ में, क्लियर। चलिए इसको हटाते हैं। जो नीचे लिखा उसको पढ़ते हैं एक बार। तो क्या लिखा है, इफ़ वी अज्यूम अ पॉजिटिव अप्रोच टू अवर स्टडी, अगर हम लोग अपनी स्टडी पर पॉजिटिव अप्रोच लेकर आते हैं तो हम अपनी जो रिसर्च है उसके लिए इंडिपेंडेंट है, प्योरली ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर प्योरली फैक्ट की बात होती है, कंसिडर, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं बिहेवियरलिज्म। इसमें जरा आते हैं बिहेवियरिज्म जो होता है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो हम कहीं रिसर्च करने के वहाँ की ऑब्जर्वेशन जो लोग हैं जिनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, जो उनका बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन किया उसके अकॉर्डिंग हम रिसर्च कर रहे हैं, तो बोलेंगे हम लोग बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म रिसर्च इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पर हम लोग हमेशा ह्यूमन बिहेवियर के पे रिसर्च करेंगे। अब समझिए, अगर ह्यूमन बिहेवियर पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो अधिकतर वो कौन सा मेथड होगा, क्वालिटेटिव होगा या फिर क्वांटिटेटिव। थोड़ा सा पहले हिंट देते हैं, क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है। क्वांटिटी क्या होता है, किसी चीज़ की क्वांटिटी, 2 किलोग्राम बेसन लेने गए कि 3 किलोग्राम कि 4 किलोग्राम कि 5 किलोग्राम, तो ये सब क्या है, क्वांटिटी, कितना पसंद है, क्वांटिटी नंबर में रहती है हमेशा। क्वालिटी, अपनी खुद बताइए क्या क्वालिटी है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, या फिर मैं एक दिन पहले वीडियो लेकर बैठा हूँ, है ना, ये सब क्वालिटी है ना आपकी। चलिए मजाक नहीं, मजाक तो की था, ठीक है, कोई बात नहीं, एमए में इतने ही पढ़ते हैं, है ना। चलिए कोई इशू नहीं है, वैसे नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। एमए में अच्छे से पढ़ते हैं, वीडियो टॉप करते हैं ना। चलिए, क्वालिटी जो होता है वो हमेशा डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ऐसे मैंने किसी के बारे में क्वालिटी करना है, किसी की क्वालिटी के बारे में लिखना है तो उसमें ये लिखेंगे कि 1 किलोग्राम अच्छा है वो, या फिर 2 किलोग्राम अच्छा है, ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं ना। तो फिर ये रहेगा हमेशा डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, ये रहेगा नंबरिंग में। तो तुम्हारा बिहेवियरिज्म जो है, तो बिहेवियर किसी का क्या करोगे, नंबर में लिखोगे क्या, नहीं। तो वो कैसा रहेगा, क्वालिटी वाला, क्वालिटेटिव। पीछे समझाना है, क्वांटिटी क्वालिटेटिव। तो यहाँ पर कह रहा है कि बिहेवियरिज्म में कभी भी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मेथड कंबाइन भी होते हैं, ठीक है। टेम टू मेजर ह्यूमन बिहेवियर गैदर न्यू डाटा। यहाँ पर हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानते हैं, नए डाटा को जनरेट मतलब में इकट्ठा करते हैं, एनालाइज करते हैं और इसकी सोल्यूशन जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सोल्यूशन को देने का ट्राई करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज हेल्प टू अंडरस्टैंड द वाई इंडिविजुअल मेक डिसीजन। तो ये इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर, इससे हम लोग जानते हैं कि जो डिसीजन लिया गया है वो इंडिविजुअल द्वारा क्यों लिया गया है, और बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि लोग ऐसे डिसीजन जो प्रोसेस हैं क्यों लिए जा रहे हैं। कहीं पर कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ जगहों पर लड़कियों को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो फिर उसमें हम कॉज ढूंढते हैं ना, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कॉज है ना। पीपल सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इलनेस, इसको पढ़ लीजिएगा भाई, लिखा बिल्कुल नॉर्मल है, ये एग्जाम्पल है ना। तो अगर एकदम लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे तो 7-8 घंटे का वीडियो बन जाएगा, फिर आपको भी दिक्कत होगी कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद तो आपका काम चलेगा नहीं, थोड़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा बुक से भी ना। यूनिट फर्स्ट खत्म है, यूनिट सेकंड पे आते हैं। कितनी स्पीड से ख़त्म हुई है यूनिट फर्स्ट, सोचिए। आई थिंक पूरा पढ़ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 पे ज़्यादा ख़त्म कर चुके हैं। चलिए 8 पे आइए। अब आते हैं हम लोग पार्टिसिपेटरी रिसर्च, ठीक है। कुछ टॉपिक 1-2 आपको हो सकते हैं मिसिंग हो, बट इतना पढ़ेंगे ना 100% नंबर आएंगे, परेशान नहीं होना है भाई, मेरे आए हैं तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। इतना पढ़ेंगे नंबर भर भर के मिलेंगे, समझे। 100% का ट्राई करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ खा जाएंगे। इतनी पढ़ लीजिए, अगर टाइम बचे तो आराम से पूरा 100 करिए, मैं तो कभी नहीं रोक रही, ठीक है। पहले लेकिन इतना कंप्लीट कर लीजिए। पार्टिसिपेटरी रिसर्च आराम से पढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो जो
अंडरलाइन ना, बहुत अच्छी से मैंने इसको वो किया था, मतलब मैं ये जो वो जहाँ पर भी आपको अंडरलाइन मिल रही है ना, मतलब वो पॉइंट है यहाँ पर जिससे आप पूरा का पूरा जो लिखा है ना आला सब समझ सकते हैं। In which the individual who are the focus of the study participate as research team with professional researcher in all research activity। अब देखो हम आपको समझाते हैं। आप रिसर्च करने गए, आप गए किसी ट्राइबल एरिया में, ठीक है, आपको वहाँ पर कोई जड़ी बूटियाँ जो अच्छी लगी उसके बारे में कुछ रिसर्च करना है, या फिर उन लोगों के बिहेवियर के बारे में रिसर्च करना है। तो पता है आपने क्या किया, आपने उन लोगों को भी अपनी रिसर्च टीम में इन्वॉल्व कर लिया कि भाई तुम भी मेरी हेल्प करो डाटा कलेक्शन में। समझ आया? फिर से एक बार समझाते हैं। आपको रिसर्च करनी है, एक ट्राइबल एरिया में आपको जाना है, एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। आप चाहे इस एग्जांपल को आराम से छाप के आइए, मैम को अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ बच्चे ने बड़े अच्छे से समझा है। ठीक है, आप गए किसी ट्राइबल एरिया में, आपको रिसर्च करनी है। अब आपको रिसर्च जो करनी है, आपने क्या किया, वहीं के ट्राइबल एरिया को अपनी रिसर्च टीम में इंक्लूड कर लिया। बोला कि भाई क्या करना है, आपको डाटा कलेक्शन में हमारी हेल्प करनी है। वो लोग, अब आप ये सोचेंगे वो लोग हमारी रिसर्च में क्यों इन्वॉल्व होंगे। आप कभी चाहिए रिसर्च फील्ड में भी आप जाएंगे, रिसर्च अगर 4th सेमेस्टर में रिसर्च ये वाला है तुम्हारा, तो पक्का ये तो आपका रिसर्च आपको पेपर लिखना पड़ेगा, तो आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत अच्छे से लोग हेल्प करते हैं। बहुत हेल्पिंग नेचर की दुनिया है भाई, सब कुछ को निगेटिव मत लीजिए, पूरी दुनिया निगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, है ना। तो वो लोग आराम से पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। इससे पता है फ़ायदा क्या होगा, आप उनके कल्चर को सीखेंगे, वो आपके कल्चर को सीखेंगे, और बहुत डेप्थ नॉलेज आप ले पाएंगे उस चीज़ का। आप सोचिए, आप एग्जाम्पल गए, आप जानते वानते कुछ है नहीं किसी को, आपने क्वेश्चन पूछा, सामने वाला सोच रहा है क्या पता ये गवर्नमेंट का इंसान है, मेरी जो पेंशन आ रही है उसको बंद कराना चाह रहा हूँ, है ना, इसलिए क्वेश्चन पूछते पक्का इसका चलो एक काम करते हैं रॉन्ग आंसर दे देते हैं, और आपकी पूरी जो रिसर्च आपने की उसका रिजल्ट निकलता आया है। वहीं आप उसके साथ रह रहे हैं तो वो समझ जाएगा कि भाई ये बंदा अलग है, इसका अलग नॉलेज है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कहीं ना कहीं सही होगा, क्योंकि वो आपके साथ डाटा कलेक्शन वो भी तो हेल्प कर रहा है ना, वो भी तो चाह रहा है कि आपका जो डाटा है वो एकदम एग्जैक्ट है। समझ आया? सीधा सीधा मोटे मोटी एक बात है कि जब आप रिसर्च करने गए तो जो वहाँ के जिस लोगों पर आप कर रहे हैं वो लोग भी आपकी रिसर्च टीम में शामिल लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, पार्टिसिपेटरी रिसर्च। पार्टिसिपेट किसको बोलते हैं, सामने वाला भी पार्टिसिपेट कर रहा है आपकी रिसर्च में, ख़त्म, इतना ही है। तो वही क्या है, रिसर्च यहाँ पर आइडेंटिफाई, कंडक्ट और मेंटेन की जाती है, इवेल्युएट की जाती है, किसके द्वारा, लोकल लोगों के द्वारा, जो नॉर्मली पार्ट नहीं होते किसी रिसर्च का। सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती इसके लिए, इसी में रात में बैठी हूँ, बट मेरे भाई साहब देखिए, अब उनको बुरा लग रहा है कि आप सो नहीं रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपेटरी रिसर्च में हम लोग बात करेंगे, समझाई दिए कॉन्सेप्ट अगर बात करें, चलिए थोड़ा समझाते हैं यहाँ पे। अलाउ पार्टिसिपेशन एट कम्यूटिंग, एक सेकेंड चलिए, तो आगे अगर हम लोग बात करें तो कॉन्सेप्ट में आते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेटरी रिसर्च के। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कम्युनिटी होती है, ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन अलाउ किया जाता है। ये गुड वे होता है रिसर्च का, डज नॉट सिंप्लीफाई रेनफोर्समेंट ऑफ प्रीजुडाइज। तो समझिए एग्जांपल जो हमने पहले से अवधारणा बना के रखी, ये लोग तो ऐसे लिखते रहते हैं, फिर ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, तो वो हमारी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, वो चीज़ें इस रिसर्च में नहीं आती हैं, ठीक है, जो प्री एग्जम्पशन हम लोग करके बैठते हैं वो, ठीक है। गुड फॉर रेजिंग, यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा, जो जिस ग्रुप पे भी आप लोग जो पार्टिसिपेट कर रहा है कहीं ना कहीं उसमें अवेयरनेस फैलेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें, ऑर्डिनरी पीपल आर नॉलेज एबल अबाउट देयर सोशल रिलेटिव्स। तो लोगों को अपनी जो सोशल चीज़ें हैं उनके बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। अब सोचिए वहाँ पे रिसर्च करने गया किसी जड़ी बूटी के बारे में, लोगों को पता तो था बट उतना उनकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब आपने रिसर्च की तो उनको और ज़्यादा वैल्यू होगी उस चीज़ की, है ना। चलिए आगे आते हैं, स्पीड थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्योंकि आई थिंक 64 मिनट अभी हो चुका था जब भी वीडियो एक्चुअली बंद हुआ। तो फिर आते हैं लोग डाटा में। तो डाटा दो टाइप के होते हैं, डेटा प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, ठीक है। प्राइमरी डेटा में अगर बात करें तो वो डाटा जो
हमने फ्रेश लिया है, कलेक्टेड थ्रू द पर्पस ऑफ, जैसे मान ली कोई करंट हमको रिसर्च करनी है, वो रिसर्च जो तुरंत के लिए अप्लीकेबल है, जिसमें स्पेशली अभी के डाटा लगेंगे। जैसे एग्जाम्पल माने मैंने बोला कि अभी जैसे अभी कोविड वैक्सीन की बात की जा रही है, भाई वो गड़बड़ निकल रही है ना, तो अब हमें क्या बताया, अभी ये थोड़ा ना कि 10 साल पहले जो कोविड वैक्सीन की लगी थी उसका डाटा लेके इसमें छाप देंगे तो काम हो जाएगा। हमको तुरंत फील्ड में जाकर के वो सैंपल इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है, डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि करंट जो रिसर्च होती है उसके लिए ज़रूरी होता है, मतलब फ्रेश, बहुत सारी ऐसी रिसर्च होती है जहाँ पर आपको फ्रेश डाटा लगता है, ठीक है। तो ये सर्वे के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम इसको इकट्ठा करते हैं। अब नॉर्मल सी बात, आप फ्रेश इकट्ठा कर रहे हैं, आप फील्ड में जा रहे हैं, आपका टाइम जा रहा है, आपकी गाड़ी का पेट्रोल जा रहा है, लोग साथ में जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और इसको डिफ़िकल्ट होता है एक्वायर करना, लेकिन लेवल ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो प्राइमरी डाटा हम बात करें, एक ऑब्जर्वेशन के बाद आप किसी जगह पे गए, आपने ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से आपने डाटा ले लिया। इंटरव्यू के द्वारा, ठीक है, आपने लोगों से पूछा, इंटरव्यू उनका लिया, आपने इंटरव्यू हो सकता है मेल के द्वारा ले लो, आपने उनको मेल कर दिया, उन पर पूरा क्वेश्चन वगैरह था कि भाई इनका आंसर कर दो, तो उस हिसाब से आपने इंटरव्यू ले लिया। आपने फ़ोन कॉल किया उनसे, फ़ोन कॉल के द्वारा इंटरव्यू ले लिया। उन्होंने कभी आपने क्या हुआ, पर्सनल इंटरव्यू ले लिया, उनसे बैठा के उनसे पूछ लिया कि भाई ये कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ये हो गया आपका पर्सनल इंटरव्यू। सेकेंडरी डाटा की बात करें, वो डाटा है जो पहले से कलेक्टेड होता है। आप तो कभी भी रिसर्च जब लिखते हैं तो आप बोल सकते हैं नेट से कुछ डाटा निकाल, जैसे बात करें हम लोग इलाहाबाद के, आपने कोई रिसर्च की इलाहाबाद पे, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसमें मैन कितने हैं, वुमेन पॉपुलेशन कितनी है, मैन में और वुमेन और चिल्ड्रन कितने हैं, ओल्ड एज जो लोग हैं वो कितने हैं, ठीक है, हाउ मैनी जो पॉपुलेशन है वो आपकी एजुकेटेड है, कितने हायर एजुकेशन में, जो भी चीज़ें हैं वो आपने जो पहले से डाटा अवेलेबल है वेबसाइट्स पे, बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट है जहाँ पर ये डाटा अवेलेबल होता है डेमोग्राफी का, तो वहाँ से आपने वो डाटा ले लिया, तो इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी डाटा। तो हो सकता है आपने उसे नेट से लिया हो, टीवी से लिया हो, इंटरनेट से, मैगजीन से, बुक से, न्यूज़पेपर से, है ना, और ये सब इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठा की हो। सेकेंडरी डाटा की अगर हम लोग बात करें, ये इंटरनल एक्सटर्नल होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी रेडी टू यूज होते हैं, जैसा था वैसे आपने छाप दिया। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, डाटा लिखा है लेकिन आपको पूरा डाटा नहीं चाहिए, कुछ चीज़ों को आपको कैलकुलेट करके अलग से चाहिए, तो वो बोलेंगे हम लोग प्रोसेसिंग करना पड़ा हमको, ठीक है। कुछ कंप्यूटराइज मटेरियल होता है, ठीक है, जो होता है पब्लिश होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सर्वे, मेकिंग सर्वे क्वेश्चनायर। अब क्वेश्चनायर क्या होता है, क्वेश्चनायर एक जैसे होता है ना पेपर टाइप का होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं। जब आप रिसर्च करने जाते हैं ना, तो ये इसमें वाली एग्जाम्पल A4 साइज़ का पेपर है, इसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं, और आप जहाँ पर रिसर्च करेंगे ना तो वहाँ पर आप ये क्वेश्चन उनसे करवा लेंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्वेश्चनायर्स। तो वही कह रहे हैं जब आप सर्वे करते हैं, फिर इंटरव्यू करते हैं, तब इस क्वेश्चनायर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट किसको बोलते हैं, आप देखिए, आप हैं रिसर्चर, आप इस पर्सन से आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस वाले पर्सन से, तो ये क्या होगा रिस्पोंडेंट, जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे रिस्पोंडेंट। तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट क्या करता है, क्वेश्चन को रीड करता है, इंटरप्रेट उसको समझता है कि क्या बोल रहा है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, राइट, और उसके बाद अपने आंसर को राइट डाउन करता है देमसेल्फ। और कभी कभी क्या होता है, जो रिसर्चर होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे एरिया में रिसर्च करने के जहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, रिसर्चर क्या करेगा, उससे क्वेश्चन को पूछेगा, ठीक है, और उनका जो आंसर होगा उसको रिकॉर्ड करेगा। जो भी लोग हैं, जो इंटरव्यूअर मतलब कौन है, जो आप लोग जो रिसर्च करने जा रहे हैं, रिसर्च करने आप जाएंगे, आपने इस पर्सन से क्वेश्चन पूछा, इसने जो आंसर दिया उसने आपने देखिए ये पेपर लेके गए, एक तरीका क्या है, इस पेपर को उस जो रिस्पोंडेंट है उसको पकड़ा दें और उसको बोलें कि आप इसको पढ़ के भर दीजिए, ठीक है, पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता है उस बंदे को पढ़ना ना आता हो, आपने उसको पढ़ के बताया, उसका जो आंसर आया उसको आपने लिख दिया, ठीक है। आप हो सकता है जो क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो उसको समझ में भी ना आए, तो उसको आप कभी कभी आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 वे होते हैं बिल्डिंग ऑफ द क्वेश्चनायर, तो बड़ा सा आसान सा है। एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है मिक्स्ड वाला। क्लोज एंडेड का मतलब क्या है, आपको आइसक्रीम खानी है, यस नो, क्लोज एंडेड है ना, इसमें कोई नहीं पूछा है कि क्यों नहीं खानी, कौन सी फ्लेवर खानी, कुछ नहीं। न्यूक्लियर फैमिली है, यस नो। कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, समझ रहे हो।
मतलब वहाँ पर आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, यस नो में आंसर है, ABC में आंसर है, 1 2 3 में आंसर, इस टाइप। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आप उसको डिस्क्राइब, उसको रिटन में आप लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन उसका कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछा कि आइसक्रीम खानी है, यस और नो में आंसर दिया, तो मतलब क्या है, क्लोज्ड एंडेड। किस फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है, तो आपने फिर उसका लंबा सा आंसर लिखा, है ना, मुझे तो वनीला बहुत पसंद है ना, या फिर मुझे तो भाई चॉकलेट फ्लेवर वाली जो आइसक्रीम है, या फिर हमको जो फ्रूट क्रीम आती है वो बहुत पसंद है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया। मैंने क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि आपको वो आइसक्रीम ही क्यों पसंद है, फिर आपने और अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, तो इसको बोलेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, फिर आते कंबाइंड क्वेश्चन। कंबाइंड क्वेश्चन क्या होता है, दोनों टाइप के क्वेश्चन लिख सकोगे। मैंने ये भी लिखा आइसक्रीम पसंद है, यस और नो, अगर यस देन वाई आर यू, ठीक है, आपको क्यों पसंद है, तो फिर नीचे एक्सप्लेन करिए। तो एक क्लोज एंडेड हो गया, एक तुम्हारा क्या हो गया, ओपन एंडेड हो गया। ठीक है, तो उसको बोलिए कंबाइंड क्वेश्चन आया, मतलब इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आया मिक्स हो गया। अधिकतर यही वाला होता ही है, कंबाइंड वाला। ठीक है, डाटा कलेक्शन एंड अरेंजमेंट। अब कह रहा बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड होते हैं डाटा कलेक्शन करने के, वो अभी जो डाटा कलेक्शन पढ़े थे ना वही सेम चीज़ है। और रिसर्चर को क्या करना होता है, इनमें से एक मेथड को आराम से, एक या दो मेथड जो भी उनको चाहिए उनको ले ले, उसके हिसाब से वो अपना इन्वेस्टिगेट डाटा को कलेक्ट कर ले। डाटा कलेक्शन की बात करें तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन होता है, सेकेंडरी का होता है। प्राइमरी समझा चुके हैं, ऑब्जर्वेशन के द्वारा। ठीक है, रिसर्चर खुद जाए उस इन्वेस्टिगेशन फील्ड पे। ठीक है, यहाँ पर वो किसी भी पर्सन का इंटरव्यू नहीं लेगा, रिस्पोंडेंट का। ठीक है, वो जो भी उसको दिखाई पड़ रहा है टाइम के साथ जो फील्ड में, वो उसके हिसाब से उसको लिख लेगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, ऑब्जर्वेशन मेथड। मेल्ड क्वेश्चनायर क्या है कि आपने एक क्वेश्चनायर बनाया, ये पूरा पेपर, उसमें क्वेश्चन लिखा, कुछ ओपन एंडेड होंगे, कुछ क्लोज एंडेड होंगे, उस क्वेश्चनायर को आपने भेज दिया। ठीक है, उसको बोलेंगे हम मेल्ड क्वेश्चनायर। पर्सनल इंटरव्यू, अपने किसी पर्सन के पास गए, उससे पर्सनल इंटरव्यू ले लिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पर्सनल इंटरव्यू। शेड्यूल्ड का मतलब क्या होता है कि थोड़ा शेड्यूल्ड में और एक और होगा, शेड्यूल्ड और क्वेश्चनायर में थोड़ा अंतर होता है, समझाते हैं। तो क्वेश्चनायर क्या होता है कि आपने पकड़ा दिया, आपको उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, मतलब एक चीज़ समझिए, अगर आप क्वेश्चनायर दे रहे हैं उसको, तो कहीं ना कहीं वो बंदा जो सामने वाला है वो पढ़ा लिखा है, लेकिन शेड्यूल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो होता है रेलिवेंट क्वेश्चन, दिस मेथड जो इन्यूमेटर होता है, अपॉइंटेड टू गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, इट विल बी शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द रिप्लाई ऑफ रिस्पॉन्डेंट। देखो समझो, एक समझिए, आपने एक पेपर लिया, उसने आपने इंग्लिश में 5 क्वेश्चंस लिख दिए। ठीक है, अब समझिए ये पर्सन था, ये किया था BSc, इसको इंग्लिश पढ़ना आता था, इसके पास क्वेश्चन गया, इसने पढ़ के आंसर कर दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही पर्सन जिसने कभी बुक नहीं देखी, ये क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा नहीं, मतलब में। तो ये इस टाइम इसको बोलेंगे हम लोग क्वेश्चनायर, जहाँ पर सामने वाले को आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने सिर्फ क्वेश्चन दिया, उसने अपना रिस्पोंडेंट की तरह आंसर दे दिया विदाउट आपकी हेल्प लिए। लेकिन शेड्यूल्स उस एरिया में किया जाता है जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जहाँ पर उस जो क्वेश्चनायर उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, वहाँ पर आप सिर्फ क्वेश्चन बोलेंगे, सामने वाला सुनेगा, ये आंसर बताएगा, वो आप लिखेंगे। समझिए आप, शेड्यूल्ड और क्वेश्चनायर में इतना ही अंतर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो वीडियो को 5 मिनट फिर से पॉज करिए और फिर सुनिए और फिर आइए, क्योंकि अगर मैं बार बार इसको समझाऊंगी तो फिर वही टाइम का है ना इशू रहेगा। चलिए आगे आते हैं। ओ भाई, पर्सनल इंटरव्यू चलिए तो समझा दिए हैं। अरेंजमेंट पे आते हैं। अरेंजमेंट में करवाते हैं अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट होता है, और एक होता है अकॉर्डिंग टू इंटरवल। मतलब एक दो चीज़ें हम ले रहे हैं तो बोल सकते हैं एट्रीब्यूट है। जैसे मान लो एग्जाम्पल मैंने कहा तुम्हारी हाइट, राम की हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। श्याम की हाइट कितनी है, 10 मीटर। राधा की हाइट कितनी है, इस टाइप का कुछ ले रहे तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। क्लास इंटरवल मैंने कहा कि 10 से 12 साल के जो बच्चे हैं सारे निकल के आओ, कितने बच्चे हैं, मान लो 5 बच्चे हैं। मैंने बोला 12 से 14 साल के बच्चे निकल के आओ, कितने हैं, मान लो 15 बच्चे हैं। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, अकॉर्डिंग टू इंटरवल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट के एट्रीब्यूट में अगर बात करें, इसमें डाटा जो होता है डिस्क्रिप्टिव भी होता है, हमने लिटरेसी, सेक्स, उनके रीजन के बारे में बात की, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, हाइट हमने बात की, वेट की बात की, इनकम की बात की। ठीक है, तो एट्रीब्यूट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है सिंपल क्लासिफिकेशन, ये चल क्यों नहीं रही भैया, आज लो हो रही है, देख लो, चेंज करने का हो गया मुझे लग रहा है, अभी चल जाओ।
बहुत रो रही है। चलो सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि आपने एक टाइप का डाटा लिया, जैसे एग्जांपल देखो, सिर्फ एग्जांपल समझो समझ में आएगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट विद एमए डिग्री, एमए डिग्री में एमए डिग्री है तुम्हारे पास, जल्दी बोलो। जितने लोग थे टोटल 30 लोग पर मैंने ऑब्जर्वेशन किया, 30 में से 21 ने बोला यस और 09 ने बोला नो, तो इसको बोलेंगे हम लोग सिंपल क्लासिफिकेशन। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक टाइप का डाटा लिया और उसको क्लासीफाइड कर दिया, उसको बोलेंगे हम लोग सिंपल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर आते हैं मैन फोल्ड में, जिसमें हमने दो या एक इसमें एट्रीब्यूट नहीं रहेगा, इसमें 2 या 3 एट्रीब्यूट को एक साथ ले लिया, उसको बोलेंगे हम लोग मैन फोल्ड। अब जैसे मैंने बोला गई मैं आराम से, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अच्छा पीजी डिग्री है तुम्हारे पास, ठीक है, यस कि नो, अगर यस तो ठीक है, मेल हो कि फीमेल है, तो यहाँ पर हमने 2 तरीके डाटा आएगा कि कितने लोग यहाँ पर जो डाटा आएगा, कितने लोग जो हैं जो पीजी की डिग्री किए हैं और कितने लोग पीएचडी की डिग्री करे हैं। सेकंड, कितनी मेल पीजी की डिग्री करे हैं, कितनी फीमेल पीजी की डिग्री करे हैं, और इसी तरीके सेम के कितनी फीमेल पीएचडी की डिग्री ली हुई हैं और कितने मेल पीएचडी की डिग्री लिए हुए हैं, और फिर दोनों में डिफरेंस हम लिख सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे एट्रीब्यूट में 2 या 3 एट्रीब्यूट एक साथ हमने काम कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम लोग मैनिफोल्ड। क्लास इंटरवल की तरफ देख लो, इस क्लासिफिकेशन इज डन डाटा रिलेटेड टू द, इसमें हम लोग एज, सेक्स हो गया, इनकम हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इन सबको लेते हैं। इसमें क्वांटिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो क्वांटिटिव का मतलब क्या समझो, क्वांटिटी मतलब नंबरिंग में इन्फॉर्मेशन रहेगी। अब कह रहा है कि इस एग्जांपल दे रहा है कि 1 से 20 एज वाले वन ग्रुप में हमने क्या कहा कि 1 से 10 वाले जो एज के लोग हैं वो एक ग्रुप में खड़े हो जाओ, 10 से 20 वाले एक में, 30 से 40 वाले ऐसे करके एक ग्रुप में कर दो, और फिर हमने बोल दिया कि भाई कोई भी डाटा हमने ले लिया कि ये वाला ये चीज़ें इनकी हैं, तो हमने कहा 1 से 10 वाले जो बच्चे हैं जो रेड शर्ट करके पहन के आए हैं कितने हैं, 5 हैं। 10 से 20 वाले कितने लोग रेड कपड़ा पहने हैं, तो 6 हैं। इस टाइप की चीज़ें, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, क्लास इंटरवल। इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड जीआईएस इन रिसर्च। देखो जीआईएस क्या होता है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, क्या होता है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका क्या काम होता है, देखिए सीधा सीधा दिमाग में एक सीधा रखिए, पिक्चर ले रहे ना, पिक्चर क्या देती है आपको, इन्फॉर्मेशन देती है। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देती है कि सामने कौन सा टेरेन है, ऊंचा है, नीचा है, ज़्यादा बोल सकते हैं हम कि वेजिटेशन कवर है, सूखा पड़ा हुआ है, सर्ब्स हैं, हर्ब्स हैं, या फिर घना जंगल है, या फिर रिवर है, और किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है। ठीक है, ये सब आपको जीआईएस बताती है। चलिए अब आते हैं, तो जीआईएस का तुम्हारा है जो हर फेज में ही काम आता है। जब हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम भी स्टार्ट करते हैं ना, हम लोग अपना जो टॉपिक भी ढूंढते हैं ना, किस चीज़ पे रिसर्च करेंगे, उसमें भी हमारा जो है जीआईएस काम आता है। लिटरेचर को रिव्यू करने में हमारा जो है कंप्यूटर जो है, एक सेकेंड यहाँ पर देखो 2 टॉपिक है, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड जीआईएस इन रिसर्च। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन रिसर्च, फिर पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस इन रिसर्च। ठीक है, तो पहले कंप्यूटर वाला पढ़ना है। तो कंप्यूटर का काम क्या होता है, जब हम लोग फॉर्मेशन को फॉर्मुलेट भी करते हैं तब भी हम लोग कंप्यूटर का काम करते हैं। रिव्यू की टाइम, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर समझा रहे सब कुछ, ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो कंप्यूटर एंड रिव्यू, उसके बाद हम लोग जब हम लोग प्रॉब्लम सोचते हैं ना, तो हम लोग बहुत सा सर्च करते हैं ना कि भाई इस वाले टॉपिक कौन से जो है टॉपिक है उस पर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी माइंड क्लिक नहीं करता, माइंड धीमे धीमे वर्क करता है ना भैया। तो हम लोग पहले उसको सर्च करते हैं बैठ के बहुत सारा, आप लोग भी कर रहे होंगे ना, कि जैसे मान लो एग्जाम्पल स्लम एरिया है, तुम्हारी फ्रेंड ने बना लिया स्लम एरिया की एजुकेशन सिस्टम पे, अब तुम बैठे हो कि भाई हम भी स्लम पे बना लेते हैं ना, तो हमको डाटा नहीं ढूंढना पड़ेगा, इसी का उठा के चुरा के डाल लेंगे अपने। लेकिन अब सेम टॉपिक तो कर नहीं सकते, अब बैठे हैं आप मोबाइल और कंप्यूटर लेकर के और किट 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 सर्च कर रहे हैं कि भाई कौन सा जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी, है ना, कौन सा और जो टॉपिक हमको मिल जाए रिसर्च प्रॉब्लम, तो हम उस पर रिसर्च कर लें, काम खत्म हो जाए मेरा। तो ये हो गया। फिर लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि फिर आपने जो स्लम एरिया अगर लिया है तो उसके बारे में आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, जो लिटरेचर था, जो अदर रिसर्च पेपर था, उनको पढ़ा, तो इसको बोलते हैं रिसर्च रिव्यू ऑफ टू द लिटरेचर। ठीक है, फिर आते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फिर हाइपोथेसिस के लिए भी आप लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं, समझा देते हैं कि करके स्पीड से। एक काम करते हैं, 2 मिनट आप लोग पढ़िए,
तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, ठीक है। फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है और मैं कंटिन्यूसली तब से बोल ही रही हूँ, है ना। 2 मिनट रुकिए बस। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने पानी वानी पी लिया होगा आराम से। एक बार में ख़त्म करिए, कौन 10 बार पड़ता है भाई। ओ भाई लंबा है ना। चलिए कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। इसमें इतना जो लिखा है वो समझाएंगे थोड़ा ना आपको। हम सिर्फ आपको समझाने का काम कर रहे हैं। ये लिखा हुआ तो आप पढ़ेंगे खुद ही। देखो, कंसेप्चुअल फेज एंड कंप्यूटर। तो आप जब रिसर्च प्रॉब्लम को लेकर आते हैं तब हमारी बहुत सारी हेल्प कौन करता है? कंप्यूटर। क्योंकि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को डिसाइड करने का काम भी हम लोग कंप्यूटर से, इंटरनेट से लेकर बैठ के ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर रिव्यू द लिटरेचर। बहुत सारे जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग जो रिसर्च पेपर होते हैं, रिलेटेड जो बुक्स होती हैं, ठीक है, वो हम लोग पढ़ते हैं, उनको देखते हैं। रेफरेंस हमको वहाँ से मिलता है कि भाई क्या क्या चीज़ें पहले इस चीज़ के बारे में लिख चुकी हैं। फ़ायदा क्या होता है? इससे हमारा रिसर्चर का टाइम बच जाता है। सोचिए आप स्लम की बुक गए हैं ढूंढने, सेंट्रल लाइब्रेरी गए, फिर आप फलाइन लाइब्रेरी गए, फिर बुक शॉप गए, आपको बुक नहीं मिल रही है। लेकिन कंप्यूटर पे टाइप किया, आज तो इंटरनेट का ज़माना है ना, तुरंत आपको सारी बुक्स मिल गई। आपने वहाँ पे उनको आर्टिकल थे उनको रिव्यू कर लिया, उनको पढ़ लिया, काम ख़त्म हो गया आपका, है ना। तो वही लिखा भी है कि आपको विज़िट नहीं करना पड़ता लाइब्रेरी में, जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। आगे आते हैं। अब रिसर्च प्लानिंग के द्वारा भी सेम चीज़ है। आपने कितनी बड़ी पॉपुलेशन पे सैंपल लेना है, ठीक है। क्या क्वेश्चनायर बनाते हैं तो भाई फॉर्मेट बनाएंगे ये भी कहाँ पे? कंप्यूटर पे बैठ के तो टाइप करेंगे ना, इसको हाथ से लिखेंगे या फिर समझ रहे हैं ना चीज़ें। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कैलकुलेट करते हैं सैंपल साइज़ को, है ना। फिर आपने पायलट सर्वे किया, मतलब एक पायलट सर्वे भी पीछे समझाएंगे, चलिए कोई बात नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करें, इसको हटा ही दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, डाटा एनालिसिस, ठीक है। आप जो डाटा लेकर आए उनको एनालाइज करना, ठीक है। उनको चेक करना कि भाई ये रिलेबल है कि नहीं है, ठीक है। आप देखिए, आपने रिसर्च पेपर, अभी मैं आपको दिखाऊँ, मेरे टैब में तो शायद होगा नहीं रिसर्च पेपर कोई भी, नहीं तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे होता है ना कि आपने बहुत सारा डाटा निकाला, फिर आपने उसको पाई चार्ट में बना दिया, आपने उसको जो वार ग्राफ होता है ना उसमें डिनोट कर दिया, उसको आपको क्या बोलेंगे? हम लोग एनालाइज किया चीज़ों को, ठीक है। आपने परसेंटेज भी निकाला, उनके बीच में कोरिलेशन निकाला, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर आपने डाटा इंटरप्रिटेशन एंड कंप्यूटर, फिर आपने उसकी एक्यूरेसी चेक की, ऑथेंटिसिटी डाटा की चेक की, ठीक है। आपने टेबल फॉर्मेट बनाया, सब चीज़ें की, टेबल फेज, है ना, ये सब करके आपने वो चीज़ें की। फिर रिसर्च डिसमिनेशन, इसमें क्या होता है? जब आपने पूरा रिसर्च कर लिया तो आप रिसर्च जो चीज़ें वो लिखेंगे ना, और लिखेंगे कैसे? हाथ से तो लिखेंगे नहीं, टाइप करके रिसर्च पेपर बनाना पड़ता है। तो वही लिखा, आप PDF फॉर्मेट में उसको बनाएंगे, रिटर्न करेंगे, फिर आर्टिकल आपको पब्लिश किया जाएगा वेबसाइट पे। उसके बाद जो लास्ट पेज होता है ना, जहाँ से आपने चीज़ों को पढ़ा, जहाँ से छापा है थोड़ा बहुत, तो वो वहाँ पे रेफरेंस देते हैं कि आपने ये वाली लाइन इस वाली आर्टिकल से ली है, ये वाली लाइन इस वाले आर्टिकल से ली है, ठीक है। तो वो रेफरेंस आ जाता है। रेफरेंस में फ़ायदा ये होता है कि भाई रेफरेंस आपको भरना नहीं पड़ता, एक स्पेशल स्टाइल है वो खुद से अपने आप आ जाता है। इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर जो है वो सब सॉफ्टवेयर होते हैं इसी के लिए जो रेफरेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें आपको ये पीछे वाला रेफरेंस वाला जो पेज होता है उसमें आपको यहाँ पे बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता है, वो आप लिखते जाएंगे, वो पीछे वाला अपने आप एक डिफरेंट स्टाइल से होता है, कर्सिव में उसमें वो लिखा जाता है, ठीक है। रिसर्च एंड GIS, ये काम करते हैं या फिर हाफ ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि नींद तो मुझे आ रही है, मुझे सच में सोना है, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं तो मेरा पूरा रूटीन गड़बड़ हो जाता है ना, दिक्कत ये है। चलिए देखते हैं, फिर भी 4-5 पेज और बनाते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट एक वीडियो और अपलोड कर देंगे, या फिर मैं तो दोनों को मिक्स करके अपलोड कर दूँगी, आप लोग एक साथ देखिए, मैं 2 करके बनाऊँगी, है ना। चलिए अच्छा देखते हैं, कोई बात नहीं, स्पीड से। GIS में कह रहा है हम लोग, वी कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द एरिया। देखो GIS होता क्या, हमने बताया ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। यहाँ से हम लोग उस एरिया, उसे वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ के फीचर, वहाँ के फैक्टर, वेजिटेशन क्या है, इस सब के बारे में पता कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में पता कर सकते हैं।
जीआईएस के द्वारा हम बाउंड्री, आप सोचिए आपने इलाहाबाद के बलुआ घाट एरिया को आपको रिसर्च भी करना है, कोई भी स्लम एरिया का ही, तो उसकी बाउंड्री तो भाई आप जीआईएस से ही पता करेंगे ना। इफ़ रिसर्च इज़ अबाउट द ओशन, मान लो एग्जाम्पल ओशन के बारे में रिसर्च है, तो उसकी डेप्थ क्या है, मिड ओशनिक रिज है उसमें, कहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा है, कहाँ पर हाई है, ये सब किससे पता चलेगा, जीआईएस से। जीआईएस से ही आपको जो मैप बनता है ना, देखेंगे ना, अच्छा कभी एटलस को खोल के देखिएगा, कहीं पर जो ब्लू कलर है वो डार्क दिखता है, कहीं पर लाइट होता है, कहीं बिल्कुल वाइट हो जाता है, तीनों मतलब पता है, जहाँ पे बहुत डार्क होता है मतलब कि वहाँ पे डेप्थ बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लाइट हो गया है आप देखेंगे जो मिड ओशनिक रिज से दिखाता है ना, हल्का हल्का वो लाइट वाइट वाइट दिखाता है, क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई बहुत, मतलब बोल सकते हैं गहराई बहुत कम है मिड ओशनिक रिज पे, है ना, इसलिए माउंटेन है, नॉर्मल सी बात है। तो फिर लिखेंगे हम लोग वाई द जीआईएस वी कैन नो द इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द सिटी अराउंड द मेन सिटी। जीआईएस अभी मान लो एग्जांपल, ये इलाहाबाद सिटी इतना बड़ा था, अब ये धीमे धीमे पेरी फेरी बढ़ के ये पूरा बढ़ता चला गया, ये नैनी में अटक गए हम लोग, इधर साइड शांतिपुरम से आगे निकल गए, है ना, तो ये सब चीज़ें ठीक है। वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द फॉरेस्ट कवर। अब समझिए एग्जांपल जीआईएस से पता पता चल सकता है कि देखिए डार्क जो कलर आता है ना, एकदम डार्क जो ग्रीन रहेगा, तो मतलब क्या है, बहुत घना हुआ जंगल है, ठीक है, वहीं पे लाइट हो जाएगा तो क्या बताएंगे हम लोग, जो बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट है, जो ट्रीज है वो दूर दूर है, ठीक है, तो ये सब में काम आता है। चलिए इसको फिर इरेज करते हैं 2 सेकेंड में, चलिए जल्दी स्पीड से चलते हैं। फ्रेमिंग पायलट, ये कुछ नहीं है, फ्रेमिंग पायलट एक तरीके का टेस्ट होता है रिसर्च, जैसे मान लीजिए एग्जांपल आप रिसर्च करने गए, क्या करने गए आप, अरे भाई चल जाओ, मन नहीं हो रहा इसका चलने का आज, रिसर्च करने गए, ठीक है, तो उस रिसर्च से पहले आपने एक ट्रायल कलेक्शन किया डाटा का, पूरा रिसर्च आपने नहीं लिखा, अभी पूरा रिसर्च लिखने को अलग कुछ बोलते हैं, आपने जो डाटा का कलेक्शन करना उसका आपने एक ट्रायल लिया, इसको बोलते हैं फ्रेमिंग पायलट, ठीक है। अब ये क्यों ज़रूरी है, अब समझिए एग्जांपल, आप गए डाटा कलेक्शन करने, सोचिए आपने बनारस सिटी का करना, आप इलाहाबाद में रह रहे हैं, गए भागते हुए, पैसा गया, पेट्रोल मतलब गाड़ी से गए तो पेट्रोल गया, पैसा गया, सराइन गया, वहाँ पे गए, पता चला कि जिस चीज़ में मान लीजिए एग्जांपल कि आप पूरा सामान वामान सब कुछ लेके गए, सब कुछ जो पूरी आपका फैमिली जो पूरा ग्रुप था, मतलब बहुत बड़ा कोई रिसर्च कर रहे हैं, 15-20-25 लोग हैं, उनको अपने हायर किया, आप गए बनारसी, आपको किसी जो कंपनी था उसमें आपको कुछ रिसर्च करना था, ठीक है, आप गए वहाँ पे, जाने के बाद पता चला कंपनी बंद है, आज हड़ताल हो गई है, ठीक है, तो गड़बड़ हो गया ना। तो ये होता है, यहाँ पर आपने क्या, टाइम वेस्ट हुआ, आपका पैसा वेस्ट हुआ कि नहीं, ठीक है। इस चीज़ों से बचने, हो सकता है कुछ इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर रिसर्च करें, हो सकता है, चलिए ठीक है, एग्जांपल इतनी कि वहाँ पर लोग प्रेजेंट थे, तो आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें आप मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट घर पे भूल गए, किस इंस्ट्रूमेंट, कुछ जैसे एग्जांपल थोड़ा अलग लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा क्योंकि भैया रिसर्च तो करते नहीं रहते ना रोज़, समझिए एग्जांपल, आपको रखनी है एक बहुत बड़ा भंडारा, क्या रखना है आपको, अपने घर पे रखना है भंडारा, भंडारा में आपको खिलाने बहुत सारे लोग, अब प्रॉब्लम क्या है, आप अकेले इंसान, अब आप सोच रहे हैं कि अगर मैंने भंडारा रखा तो मैं कुछ ना कुछ तो भूल जाऊंगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ तो भाई गड़बड़ है चीज़ें, तो आपने एक घर पे छोटा सा भंडारा रख लिया, इसलिए आपने 10 लोगों को बुलाया सिर्फ, अभी आपको 10,000 को बुलाना बट आपने 10 को बुलाया, फ़ायदा क्या हुआ इससे, अब आप जो भी चीज़ें आप भूल रहे हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल आप अगरबत्ती भूल गए, आप रोली भूल गए, या फिर आप कोई भी चीज़ भूल गए, कोई इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी चीज़ें भूल रहे हैं, तो आपने इस बार इसकी लिस्ट बना ली कि ये सामान, ये चीज़ें इस वाले में यूज होगा, ये अगर हम करेंगे तो ये वाली चीज़ें यूज होंगी, आपके पास पूरा डाटा कलेक्शन है, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब आप करिए भंडारा अपना दूसरा दिन या तीसरा दिन, जब भी आपको भंडारा करना है, अब आपके पास जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनकी लिस्ट है आपके पास, आपने सारा सामान इकट्ठा मंगा लिया, अब आपको जो नेक्स्ट भंडारा करेंगे ना उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रेमिंग पायलट, मतलब जो डाटा कलेक्शन है उससे पहले एक छोटा सा उस पर टेस्ट करना, जिससे कि उसकी वीकनेस के बारे में पता चले कि क्या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी हमको, क्या इंस्ट्रूमेंट लेके जाने, क्या चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी उसमें, ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, समझे, और आपकी जो भी रिसर्च होगी वो बहुत एक्यूरेट करके आएगी। चलिए अब इसको तो मैं बता नहीं रही हूँ,
पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है कि बहुत अच्छे से प्रोसेसिंग हो जाता है, ठीक है। जो भी सक्सेस ऑफ द पॉइंट बोल सकते हैं, जो रिसर्च करे वो ज़्यादा हो जाता है। रिसोर्स जो होता है, तो वही कह रहा है कि हो सकता है कभी कोई कुछ रिसोर्स की कमी पड़ जाती है ड्यूरिंग द जब हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि आप पहले से पायलट कर चुके हैं ना, पहले से आप एक ट्रायल ले चुके हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैनेजमेंट की बात करें, पहले आप कर चुके होंगे तो आपको मैनेजमेंट करना आ जाएगा कि कैसे ह्यूमन फैक्टर को कहाँ पर। अब समझिए एग्जांपल, आप 5 लोग हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन जो है ये अच्छे से बात कर लेता है, ये पर्सन जो है ये लिखने में बहुत तेज़ है कि उनका जो बोलता रहता है सामने वाला ये लिखता रहता है, ये पर्सन है जो लोगों को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करता है, तो आप उसकी ड्यूटी वहाँ लगाएंगे ना। अब पता चला एक इंसान बहुत सही नेचर का है, और आपने उसको बोल दिया कि जाओ लोगों को इन्फ्लुएंस करो, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, कंप्यूटर बहुत अच्छा चलाता है, बट सही नेचर का है, हो गया ना गड़बड़। तो भाई तुमको पता करना पड़ेगा कि तुम्हारी टीम में कौन कंप्यूटर में अच्छा है, कौन तुम्हारा सही नेचर का है, तो उस हिसाब से आप उसको मैनेज भी करेंगे, है ना, ये चीज़ें। फिर साइंटिफिक, किस टाइप से रिस्पॉन्स से क्या चीज़ें होंगी, तो वो सब कुछ है ना। अदर रीजन भी बहुत सारे होते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, उससे कुछ है नहीं। चलिए, रोल ऑफ स्टैटिक्स इन रिसर्च प्रोसेस। एक सेकेंड यार, कितना बचा हुआ है भी है। तो आते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर वो मेथड जहाँ पर पॉपुलेशन का जो है उसको डिस्क्राइब किया जाए, मेथड है टू डिस्क्राइब, जो वो मेथड जो तुम्हारी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करे, उसको बोलेंगे हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, ठीक है। तो हमने बताया कि 45% जो पीपल्स हैं, स्टूडेंट हैं, वो अल्कोहल पीते हैं, और 25% जो स्कूल के हैं वो क्या करते हैं, इसमें इंगेज हैं। फिर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, इसके बाद जो इसके बाद ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक मेथड होता है जिसमें सिंप्लीफाई किया तो अरेंज किया जाता है सेट ऑफ ग्रुपिंग। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कि ये है, एक पर्सन है शराब पीता है तो उसको एक ग्रुप में कर दिया, जो नहीं पीता उसको एक ग्रुप में कर दिया, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। ग्रुपिंग की जाती है और ऑर्गेनाइज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी में अगर बात करें, हम लोग टेबल के द्वारा फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं, बार हिस्टोग्राफ के द्वारा, पॉलीगन के द्वारा हम लोग दिखा सकते हैं चीज़ें, ठीक है। फिर एक आता है इनफेरिमेंटल स्टैटिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा रिलेशनशिप है ना, कोई दो वेरिएबल है उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। एग्जांपल देखिए जरा, समझ में आएगा कि अल्कोहल की वजह से डिप्रेशन जो है और सुसाइड के केस जो हैं वो रिड्यूस हुए हैं। मतलब क्या है, जितना जो ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है वहाँ पर उतने कम सुसाइड के केस मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, जो दो डाटा था उनको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप उनके बीच में डेवलप कर दिया और एक जजमेंटल दे दिया अबाउट द पॉपुलेशन के बारे में। अब आप अगर बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। रोल ऑफ कार्टोग्राफी इन द रिसर्च, तो कह रहे कार्टोग्राफी बहुत यूजफुल होती है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर आप लोग कोई डाटा को कलेक्शन करें तो उसके लिए विजुअलाइजेशन के लिए कार्टोग्राफी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमको पॉपुलेशन का जो डाटा बनाना है, उसका टर्म जो है इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी क्या है, अर्बनाइजेशन के हिसाब से सबका आपको मैप दिखाना पड़ेगा ना। आप कोई भी रिसर्च पेपर उठाइए, उसमें क्या मैप नहीं होता, होता है कार्टोग्राफी, है ना। तो कह रहा है जो तुम्हारे कोई भी डिज़ास्टर आता है उसमें रिहेबिलिटेशन का काम करता है। उससे आप समझिए एग्जाम्पल, ये है हमारा तट, कोई भी तट, चलिए अच्छा इधर आइए, ठीक है। ये यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, चलिए ठीक है। सुंदरवन डेल्टा वाला ये वाला एरिया है, तो यहाँ बहुत AP वाला लेते हैं, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो मेरे रुक जाइए, कहेंगे बहुत ज़्यादा, चलिए 2 मिनट, वॉश नहीं करते हैं। ये लेते हैं एरिया, ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया लेते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। हमको मैप ही नहीं पता है नहीं है मैप, अगर तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे जब बाढ़ आएगी तो ये वाला हम लोग मेजरमेंट ले लेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, इससे बचने के लिए नहीं कर पाएंगे ना। तो वही चीज़ है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कार्टोग्राफी भाई, बहुत खुद दिमाग लगाइए आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, विदाउट कार्टोग्राफी क्या करेंगे, है ना। कार्टोग्राफी के बिना आपको पता ही नहीं है कि भाई किस, आप समझिए एग्जांपल, ये जो है फील्ड ऐसे करके ये अंदर की ओर गया है, ये ऐसे करके कोई तट है, तो हमको पता है यहाँ पे हमको, हमारे पास ग्राफ, तो हमको पता चल गया ये वाले इलाके में पानी अंदर जाता है, तो हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें रहेंगी इसमें। रिसर्च में तो बहुत फ़ायदा करता है कार्टोग्राफी। हम लोग क्या करते हैं, 2-3 मैप, एक रिवर का मैप हो गया,
फिर एक पॉलिटिकल मैप हो गया, 3-4 मैप को मिलाकर एक लेयरिंग कर देते हैं, ठीक है। वो जो बहुत ज़्यादा काम में हमारी आती है ना। कभी कभी हम लेयरिंग को हटा देते हैं, वो ही बहुत काम आता है, बहुत सारे डाटा इकट्ठा होता है, लेकिन हम लोग अपने जो रिसर्च के लिए कामफुल है उनको ले लेते हैं एक साथ में ना। तो ये सब चीज़ें आपकी कार्टोग्राफी में आती हैं। चलिए आगे आते हैं। राइटिंग अ रिसर्च पेपर। तो कह रहा 3 स्टेज होते हैं राइटिंग रिसर्च पेपर के लिए, ठीक है। रिसर्च प्लानिंग, राइटिंग, रिवीजन। रिसर्च प्लानिंग में क्या होता है, यहाँ पर आप प्लान करते हैं कि आपको कैसे रिसर्च करनी है, क्योंकि आप सोचिए पहले अगर पूरा फ्रेमवर्क आप नहीं बनाएंगे तो आप रिसर्च लिखेंगे कैसे। आप लोग रिसर्च लिख रहे होंगे तो आपको पता है कि फ्रेमवर्क कितना इंपॉर्टेंट है। विदाउट फ्रेम को आप वर्क को आपको पता ही नहीं है कि रिसर्च लिखी कैसे जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो कह रहा है, तो रिसर्च प्लानिंग अगर बात करें, आप अंडरस्टैंडिंग योर असाइनमेंट, आप पहले समझें कि आपको मिला क्या, आपको किस जो क्षेत्र उसमें काम करना है, ठीक है। फिर आपने अभी देखिए स्लम लिया एग्जाम्पल, अभी आपको लगे कि स्लम बहुत छोटा टॉपिक है स्लम, बट ऐसा है नहीं। जब आप उसमें काम करना स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा भैया ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर इसको हम नैरो डाउन करेंगे। एग्जाम्पल लीजिए, आपने फ्लड लिया कि फ्लड की वजह से वहाँ के लोगों पर क्या हेल्प, मतलब जो फ्लड एरिया से इन्फेक्टेड लोग हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये एक टॉपिक था, आपको लगा बहुत छोटा है, लेकिन जब आपको इसमें आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चले मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी है, फिजिकल भी प्रॉब्लम है, इकोनॉमी भी प्रॉब्लम है, सोशली भी है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम थोड़ा ना लिखने बैठेंगे आप रिसर्च पेपर में, आपको एक टॉपिक लेना है, उसको नैरो डाउन करना पड़ेगा। तो वही लिखा है कि आप क्या करेंगे, चूज एक तो टॉपिक करेंगे, फिर उसको नैरो डाउन करते हो जाएंगे। कभी कभी आपको जो है चूज़ करने के लिए टाइम दिया जाता है, कभी कभी आप फ्रीडम होती है कि आप कुछ भी अपनी क्यूरियोसिटी के हिसाब से आप कुछ भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। फिर आप रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे। फिर आप प्राइमरी और सेकेंड डाटा का यूज़ करेंगे डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। फिर आप जो है क्रैप टेस्ट करेंगे। क्रैप टेस्ट क्या, करेंसी इन्फॉर्मेशन जो है तुम्हारी वो अप टू डेट है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि हम अभी आज इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं वो 10 साल पुरानी है, वो नहीं, ठीक है। वो रेलिवेंस है। आप समझिए एग्जाम्पल पॉपुलेशन पे आप काम कर रहे हैं, आप लिख क्या रहे हैं कि इस वाटर का pH वैल्यू 7.8 है, कोई मतलब इसका नहीं मतलब है, तो वही कह रहे लेवल है तुम्हारे लिए। फिर आप अथॉरिटी देखेंगे। आप समझिए एग्जाम्पल, भाई यूट्यूब पे मैं अपनी बात खुद ही करती हूँ, खुद की बात अपनी, है ना। लेवल कहाँ पे है, कहाँ पे मेरी अथॉरिटी में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वो बहुत सही है, एग्जैक्ट सही है, नहीं लिखा है, हो सकता है मेरे में बहुत सारी मिस्टेक्स हो, समझ रहे हैं ना आप। तो रिलायबल डाटा, अब अगर आप सोचिए आप रिसर्च कर रहे हैं, आप गए यूट्यूब चैनल पे और आपने एक देख लिया वीडियो और उसने बोला कि पॉपुलेशन जो है इतनी है, इतनी तुम लिख लो, ठीक है। आपने इस पॉपुलेशन को लेकर पूरा का पूरा रिसर्च कर डाला, अब पता चले पॉपुलेशन पूरी गलत है, फिर क्या करोगे। हाँ, तो अथॉरिटी वाला डाटा लेना, इसलिए हम लोग जब कभी पॉपुलेशन कुछ भी हम लोग रिसर्च करेंगे जब, तो हमेशा हम लोग कहाँ जाते हैं, गवर्नमेंटल साइट पे जाते हैं। गवर्नमेंट साइट पे जाके तब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ना कि कोई एरी गैरी नत्तू गैरी जो भी मिल जाते हैं ना साइट्स, उन पर कभी हम लोग डाटा कलेक्ट नहीं करना है। हमेशा गवर्नमेंटल साइट पर जाकर डाटा को कलेक्ट करना है, क्योंकि वो अथॉरिटी है भाई, वो पब्लिश, उसका डाटा सही है, बाकी किसने क्या लिखा है नहीं पता है हमको, एक्यूरेट है वो डाटा, जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, ठीक है। फिर आते हैं फॉर्मेटिंग का थीसिस। थीसिस क्या होता है हमने बता चुके हैं। एक जो भी आप जिस चीज़ पे भी रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि फ्लड की वजह से मेंटल हेल्थ पे क्या प्रॉब्लम पड़ी, तो हमने लिख दिया अपने हाइपोथेसिस में कि भाई जो लोग थे उन पर डिप्रेशन का रेशियो बढ़ जाएगा फ्लड की वजह से, ये हुआ। अब हमको नहीं पता ये जो हम पूर्वानुमान लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, लेकिन ये जो पूर्वानुमान है इसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस। फिर आपने पूरा स्ट्रक्चर लिखा किस हिसाब से चीज़ों को करना है। फिर राइटिंग कैसे लिख करेंगे, देखो राइटिंग में पहला चैप्टर आएगा आपका इंट्रोडक्शन का। इस इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि हम जो पेपर हमारा किसके बारे में, हम उस पेपर के बारे में क्यों लिख रहे हैं और कैसे हम उसका अरेंजमेंट करेंगे। बॉडी पार्ट में बहुत सारे पैराग्राफ्स रहेंगे, ठीक है। राइटिंग कंक्लूजन के बाद फिर आप कंक्लूजन लिख देंगे।
जहाँ पर आप न्यू न्यू आर्ग्यूमेंट देंगे, एविडेंस देंगे, और फिर अपने जो भी आपने रिजल्ट दिया उसको समराइज बाद में करके सेंट्रल पॉइंट करके, ठीक है। फिर आप लिमिटेशन कुछ बता देंगे और सजेस्ट एरिया बता देंगे कि भाई इस जो मैंने रिसर्च की है इसके आगे फर्दर किस टॉपिक पे रिसर्च और की जा सकती है, कुछ सजेशन दे देंगे आगे फ्यूचर जो रिसर्च रहेंगे उनके लिए, ठीक है। अब कह रहा है रिवीजन में अगर बात करें, फिर हम लोग इसको एवेल्युएट करेंगे, रीड्राफ्ट करेंगे, एडिटिंग करेंगे, प्रोसीडिंग करेंगे। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। डज इट लाइन अप विथ योर, आप इवेल्युएट करेंगे कि भाई जो हम लोग सोच रहे थे, अब ऐसा ना हो कि हम कुछ लिख रहे थे, हम फ्लो में आके इमोशन में आके कुछ और ही लिख गए। तो सब चीज़ को चेक करना है, सब कुछ ऐसा तो नहीं है जो मिसिंग हो, सब कुछ है ना क्लियर। शुड एवरीथिंग इज़ कट, कुछ ऐसा तो नहीं जो कट करना है, कुछ ऐसा तो नहीं जो ऐड करना है। ये सब चीज़ बैठ के हम लोग इवेल्युएट करेंगे, रिसर्च पेपर लिख लेंगे। उसके बाद मेरी ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो हमने बिल्कुल लास्ट में डाल दिया है, तो वो सब नहीं करना है। हमको जो इम्पॉर्टेंट है उसको उसके हिसाब से अरेंज करना है, ठीक है। रीऑर्डर कर देना है, रिफॉर्मुलेट कर देना है, कुछ चीज़ों को कट डाउन करना है, कुछ चीज़ों को एडिशन करना है, फिर हम एडिटिंग कर देनी है फाइनल। अब हम लोग कोई ग्रामकल एरर है उसको सही करना है, ठीक है। अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को सही करना है, कोई वर्ड ऐसा तो नहीं बार बार रिपीट हो रहा है ना, कोई लाइन जो है उसको कट डाउन कर देना है। फिर प्रूफ रीडिंग, मतलब क्या है, सब कुछ बनने के बाद देखो प्रूफ रीडिंग करते हैं ना कि स्पेलिंग सही है, कोई वर्ड तो मिसिंग नहीं है, कन्फ्यूजिंग वर्ड तो नहीं आ रहा है, पंक्चुएशन सही है, मिसिंग और कोई एरर तो नहीं है, सिस्टमेटिक है लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई ना उनका जो लोग थे उनकी मृत्यु पहले करा दी और जन्म बाद में कराया, ऐसा तो नहीं है ना। ये सब चीज़ें चेक करेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें, जो नीचे वाला पोर्शन है ना उसी का डिटेल्ड फॉर्म लिखा है। मैंने क्यों लिखा मुझे नहीं पता। चलिए एक बार रिसर्च को आराम समझा देते हैं, ये आपके रिसर्च में भी काम आएगा। जब आप रिसर्च लिखेंगे तो पहला आपका रहेगा टाइटल का पेज कि आप किस चीज़ से बना रहे हैं, ठीक है। फिर आप रहेगा डिक्लेरेशन करके एक टॉपिक बनेगा, फिर आपका बनेगा सर्टिफिकेट का, फिर डेडिकेशन का, फिर एक्नॉलेजमेंट का, टेबल ऑफ कंटेंट भी नीचे वाला, ठीक है। लिस्ट ऑफ टेबल रहेगी, लिस्ट ऑफ फिगर, अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर चैप्टर फर्स्ट बनेगा आपका इंट्रोडक्शन, आप इसमें लिखेंगे बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, ठीक है। इसमें क्या होता है पता है, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में थोड़ा समझा देते हैं, बाकी ये तुम्हारा एग्जाम के लिए नहीं लेकिन रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में ये होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको इलाहाबाद एरिया का जो है वो करना है, इलाहाबाद में बलुआघाट एरिया का कोई रिसर्च करना है, तो आप क्या करेंगे, स्लम एरिया पे ही रिसर्च करना है। तो आप स्लम एरिया का डाटा लेंगे कहाँ से, वर्ड से उठाएंगे। पहले वर्ड के बारे में लिखेंगे थोड़ा थोड़ा, फिर आप लिखेंगे इंडिया के बारे में, फिर थोड़ा लिखेंगे इलाहाबाद के बारे में, यूपी के बारे में, फिर इलाहाबाद में, फिर इलाहाबाद के बलुआघाट के बारे में। इस टाइप से आपका रेशियो चलता रहेगा। फिर उसमें आप इलाहाबाद में जब आ जाएंगे तो वहाँ की लोकेशन, वहाँ का पॉपुलेशन कितनी है, सॉइल क्या है, उसके बारे में सब कुछ फीचर्स लिखेंगे, ठीक है। पर्पज़ ऑफ द स्टडी के बारे में लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, तो आपने क्यों वो टॉपिक चूज़ किया, ठीक है। फिर आप हाइपोथेसिस दे देंगे कि भाई क्या हाइपोथेसिस है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बना लेंगे, ओपन एंडेड भी हो सकता है, क्लोज एंडेड भी हो सकता है, क्योंकि आपको हाइपोथेसिस के बाद क्या करना है, आपको रिसर्च करना है, डाटा कलेक्शन करना है, ठीक है। एग्जाम कर दिया है, चलो ठीक है। फिर आपको स्कोप ऑफ द स्टडी करना है कि भाई इससे जो स्टडी हम कर रहे हैं उसको कुछ स्कोप भी है कि फालतू हम करे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशन डेफिनेशन ऑफ द टर्म। अब कुछ ऐसी डेफिनेशन होगी, जैसे हमारे एग्जाम्पल स्लम है, स्लम के बारे में लिखना, लेकिन स्लम को तो डिफाइन करने का पड़ेगा ना कि यूएन ने उसको क्या डेफिनेशन दी, उसको क्या डिफाइन किया था, वो होता क्या है, उसके बारे में बताना सब कुछ, ये सब, ठीक है। फिर दूसरे में आप चैप्टर आएगा आपका लिटरेचर रिव्यू का, इसमें आप ये लिखना और लिखो, ठीक है। कुल मिला के ये समझ लो एग्जाम्पल थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। इसमें आप जो अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे उसमें उस चीज़ के बारे में लोगों ने क्या कहा है, लोगों की क्या धारणा रही है, वो सब कुछ के बारे में आप लिखेंगे। यहाँ पर इतना ये डिटेल लिखना नहीं है, इसको शॉर्ट कर देना भाई। मेथडोलॉजी का मतलब क्या होता है, आपने क्या मेथड यूज़ किया है उस डाटा को कलेक्ट करने में, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन की बात करें, आपने किस टाइप से डिज़ाइन बनाई हुई है, क्या पॉपुलेशन आपकी है जिस पे आप स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च सैम्पल क्या है ना, सैम्पल और सैम्पलिंग टेक्निक आपने कौन सी यूज़ की है, ठीक है। आपने क्वेश्चनर यूज़ किया है, क्या आपने शेड्यूल यूज़ किया है, क्या आपने डिस्क्रिप्टिव किया है, क्या आपने वो क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ किया है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें। वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ किए हैं, उनकी रिलायबिलिटी कहाँ से है, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ डाटा कलेक्शन क्या था तुम्हारा, मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस, मतलब आपने परसेंटेज का यूज़ किया है कि फ्रीक्वेंसी काउंट का, मीन का यूज़ किया है कि पाई चार्ट का यूज़ किया है कि टी टेस्ट किया है कि हिस्टोग्राफ किया है कि डेविएशन मेथड किया है, कौन सा मेथड आपने एनालिसिस के लिए यूज़ किया है, ये सब लिखना।
फिर आपने रिजल्ट लिख देना है, रिजल्ट में आप आंसर लिखना है, फिर अपना जो हाइपोथेसिस आपने पहले पूर्वानुमान लिखा है उसको टेस्ट करना है कि वो आपने जो पूर्वानुमान लगाया था वो सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर आपको समरी ऑफ द फाउंडिंग, जो आपको आंसर आया उसकी समरी के रूप में लिख देना है। फिर डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, फिर आपको जो भी आपका आंसर है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है कि भाई क्या चीज़ें सही है, क्या एग्री है, क्या डिसएग्री, सब चीज़ें। फिर अगर हम लोग बात करें क्या लिमिटेशन नहीं स्टडी की, वो लिख देना है कंक्लूजन लास्ट में। फिर रिकमेंडेशन कि भाई आगे जो फर्दर स्टडी किसकी हो सकती है। कंट्रीब्यूशन लिख देना है, सजेशन फॉर फ्यूचर स्टडी, बस खत्म। इसको थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, कितना लंबा लिखने की ज़रूरत है नहीं। यूनिट नंबर 4 पे आ गए हम लोग, 3 यूनिट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। सोचिए यहाँ तक हो चुका है, सोचिए 7-8 पेज और बच्चे हैं, स्पीड से पढ़ लेते हैं भाई। प्रोडक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ डाटा, ठीक है। तो कह रहा है कि हम लोग कैसे अरेंज करते हैं। प्राइमरी डाटा है, डाटा के टाइप कितने होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी आगे पढ़ चुके हैं, अदर मेथड होता है। प्राइमरी में वारंटी कार्ड, डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा कार्ड जो होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर पैनल, मशीनरी को पढ़िए ना पढ़िए इसको छोड़ दीजिए, से कोई दिक्कत नहीं है। अदर मेथड में प्राइमरी तो पता ही है आपको, ऑब्जर्वेशन के द्वारा होता है, इंटरव्यू के द्वारा होता है, क्वेश्चनायर होता है, शेड्यूल होता है। क्वेश्चनायर शेड्यूल में अंतर बताए ना, क्वेश्चनायर सीधा पकड़ा के चले जाओ, खुद आंसर करिएगा, शेड्यूल में आपको एक्सप्लेन करना, आपको ही लिखना है। इंटरव्यू में पर्सनल ले सकते हैं, टेलीफोनिक ले सकते हैं, मेल ले सकते हैं, सब समझाए हुए हैं। क्वेश्चनायर देखो एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्वेश्चन, ये क्वेश्चनायर वाला जो क्वेश्चन है वो बनता है, क्वेश्चनायर उसमें डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझिए आप। एक क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस क्या है, ये दोनों क्वेश्चन तो पक्का रट के जाइए, पक्का आएगा, कोई रोक नहीं सकता इसको आने से। भाई बता दूंगी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, भाई परेशान नहीं होना है। अब इसमें वही कह रहा है कि इन दिस मेथड में होता है कि क्वेश्चनायर जो होता है वो सेंड किया जाता है पर्सन के लिए, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो आंसर उस क्वेश्चन का कर दें और उस क्वेश्चनायर को जो है आंसर करके रिटर्न कर दें, ठीक है। क्वेश्चनायर जो होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन एक ऑर्डर में लगे होते हैं, ठीक है। इसमें लो कॉस्ट रहता है, क्योंकि भाई समझो एग्जांपल, हम यहाँ बैठे, हमको अमेरिका के जो साइंटिस्ट है उनका डाटा लेना है, उनसे कुछ पूछना है, तो हमने ईमेल किया, उनको बोल दिया, तो काम कर देंगे। अब हमको शेड्यूल में क्या है, हमको उनके पास जाना पड़ेगा, उनको से बोलना पड़ेगा, सामने से लेकर उनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, तो भाई फ्लाइट की टिकट करानी पड़ेगी, पैसा जाएगा ना, टाइम जाएगा, तो वही कह रहा है। जो कह रहा है जो पर्सन, जो रिस्पोंडेंट है, जो इजीली अवेलेबल नहीं है, वो भी इसमें भाग ले लेगा, समझ रहे हो ना। आप समझिए एग्जांपल, जो यूएस में पर्सन बैठा है, आपकी अप्रोच के बाहर है, आप नहीं उसको पुस्तक पहुंच सकते, लेकिन आप इसमें उसको कंसिडर कर सकते हैं, आप उसको भेज सकते हैं, वो काम कर देगा। शेड्यूल में अगर बात करें, इसमें भी सेट ऑफ क्वेश्चन वो सेम है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो इन्यूमिनेटर होता है वो अपॉइंट किया जाता है फॉर दिस पर्पज़ की क्वेश्चनायर करने के लिए। इन्यूमिनेटर खुद जाता है रिस्पोंडेंट के पास, आज क्वेश्चन पूछता है, उनको फिर लिसन करता है और उसको रिकॉर्ड करता है उसकी रिप्लाई को, ठीक है। सम टाइम जो होता है इन्यूमिनेटर हैंडेड द शेड्यूल टू द रिस्पोंडेंट। इन्यूमिनेटर कभी कभी क्या होता है, उस शेड्यूल को रिस्पोंडेंट को देता रहता है और इन्यूमिनेटर जो है ना हेल्प करता है उनको उनके आंसर को रिकॉर्ड करने में और उसके जो क्वेश्चन लिखे उसको अंडरस्टैंड में। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन जो आपने लिख दिए हैं वो सामने वाले को समझ में नहीं आते हैं, तो फिर जो पर्सन रहेगा जो रिसर्च करने गया है इम्यूनेटर, ठीक है, वो उसको एक्सप्लेन कर देगा। इन दिस मेथड क्या होता है, जो पर्सन जो रिसर्च करने गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। वो अगर ऑनेस्ट, सिंसियर है, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, पेशेंसबल होना चाहिए, क्योंकि भाई टाइम कभी कभी तो कुछ लोगों को समझ ही नहीं आएगा, तो बहुत पेशेंसली उसको आपको समझाना पड़ेगा। इतनी चलिए स्पीड से आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ डाटा एंड मैप, तो कह रहा है डाटा एंड मैप एनालिसिस जो होता है हमारा क्रूशियल पार्ट होता है रिसर्च का, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता है कि भाई डाटा जो मैप और डाटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं एक डाटा को दूसरे डाटा में, ठीक है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। डाटा एनालिसिस इज अ प्रोसेस हेल्प अस टू रिड्यूस द लार्ज चंक ऑफ डाटा इन द, अब सोचिए एग्जाम्पल, इतना सारा डाटा है उसमें, पॉपुलेशन मान लीजिए एग्जाम्पल, कुछ जगह वहाँ के जो मेल हैं उनके बारे में सारी डाटा दिया गया, उनकी मैरिज, उनकी मेंटल हेल्थ, उनका फलाना, उनका ढिमकाना, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ मैरिज स्टेटस कि कितने लोग शादीशुदा हैं कितने नहीं हैं, इस पर रिसर्च करनी है, तो बाकी डाटा का कोई मतलब नहीं है, तो इनको हटा दो, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ बात कर रहा है, डाटा एनालिसिस से क्या होता है, जो बहुत बड़ा डाटा है, चंक है, बहुत बड़ा डाटा, उसमें से हमें स्मॉलर फ्रेगमेंट जो चाहिए उसको निकाल लेते जो हमारे काम का है। तो डाटा एनालिसिस के लिए बहुत सारे मेथड जो हैं वो यूज किए जाते हैं।
क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच। इसको पढ़ना है तो पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा एंड मैप एनालिसिस फाइंडिंग पैटर्न इन डाटा। देखो दो टाइप के अप्रोच रहेंगे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वाला। क्वांटिटेटिव डाटा एंड मैप एनालिसिस फाइंडिंग पैटर्न इन डाटा। जैसे एग्जांपल देखो, द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में इंक्रीज हो रही है, इस टाइप के जो डाटा रहेंगे वो क्वालिटेटिव रहेंगे। ठीक है। क्वांटिटेटिव में डाटा जो एनालिसिस इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग द डाटा फॉर एनालिसिस यूजिंग स्टैटिकल मेथड। यहाँ पर आप मीन मोड मीडियन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हैं, इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उतना जितना लिखा उतना ही बहुत है। तो डाटा एनालिसिस क्या करता है, इम्पॉर्टेंट इन द रिसर्च होता है। ठीक है, ये तुम्हारा रिसर्चर को हेल्प करता है जो इम्पॉर्टेंट डाटा है उसको निकालने के लिए। ठीक है, और जिससे क्या होगा वो बेटर डिसीजन ले सके। इट हेल्प रिसर्च टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, कोरिलेशन एंड वेरिएशन ऑफ ऑल द। ठीक है, फ्रेमिंग पैटर्न पढ़ना नहीं है, इसको हटाएं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड, इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी मैंने क्या, तो क्वांटिटी 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम ये सब क्वांटिटी है, तो ये किस में होगी, नंबर में कंसिडर होगी, ग्राफ में ये तुम्हारी रिप्रेजेंट की जाएगी, नंबर या ग्राफ में होगी। ठीक है, अब सोचिए एग्जाम्पल, क्वांटिटी से आप क्या करेंगे, कोई थ्योरी है वो सही है कि गलत है, इसके बारे में पता चलेंगे, किसी की डेप्थ नॉलेज पता चलेगी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, यू आर अ गर्ल्स और बॉय, गर्ल्स या बॉय एक ही बोलोगी तो इसमें मैं तुम्हें पता चली कि गर्ल्स में तुम्हारी डांसर हो, तुम बहुत अच्छा पढ़ती हो, फलाना ढिमका, कुछ पता चला नहीं पता चला, इसी में बोलते क्वांटिटी। ठीक है, मैंने बोला क्लास में जो बच्चे हैं कितने बच्चे 80% लाए हैं, तो मुझे पता 10 बच्चे जो है 80% से अब लाए हैं, तो ये हमको क्वांटिटी पता चला। लेकिन कैसे लाए हैं, क्या घर की कंडीशंस थी उनकी, किस किस तरीके से पढ़े, ये सब किस में आएगा, क्वालिटी में आएगा। तो ये क्वालिटी में आए। अब समझिए एग्जाम्पल, क्वांटिटेटिव क्या है तुम्हारा, ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जो है नंबर में ये तुम्हारा रहेगा। कॉमन क्वांटिटी मेथड इंक्लूड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट होगा इसमें, ऑब्जर्वेशन होगा, रिकॉर्ड होगा, और नंबर में सर्वे। अधिकतर इसमें क्लोज्ड एंडेड होंगे। क्लोज्ड एंडेड याद आया, MCQ टाइप के क्वेश्चन, उसमें आपको रिटर्न नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मल सी बात क्वांटिटी है भाई, नंबर में ही तो आंसर आना है, जब नंबर में आंसर आना है क्वेश्चन में तो नंबर वाले ही पूछेंगे ना। क्वालिटेटिव में क्या होता है, ये एक्सप्रेस किया जाता है वर्ड में। यहाँ पर हम किसी कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में जानने का ट्राई करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, और किसी भी टॉपिक बहुत अच्छे समझते हैं। थोड़ा इसको समझ लेते हैं, फिर आई थिंक 4-5 और बता, स्पीड से ख़त्म करते हैं। चलिए ये क्या था तुम्हारा, वेट, क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव, आराम से समझिए। फोकस एरिया क्या है यहाँ पर। अब सोचिए आप क्वालिटी के लिए कर रहे हैं, तो आप किसी के बारे में डेप्थ नॉलेज लेना चाह रहे हैं, तो आप बहुत कम लोगों पे कर पाएंगे, तो एक एक करते हैं। चलिए यहाँ पर न्यू आइडिया का फॉर्मुलेशन होता है, कोई न्यू थ्योरी या हाइपोथेसिस बनती है। यहाँ पर क्या होता है, कोई पहले सोचेगा उसको टेस्ट किया जाता है, वो सही है कि गलत है। एनालिसिस किस चीज़ का होगा, देखो जरा, समराइजिंग, कैटेगराइजिंग और इंटरप्रेट होगा। इसमें तुम्हारा अधिकतर मैथमेटिकल और स्टैटिकल का एनालिसिस, तो यहाँ पर नंबरिंग का ऐसे रख लो, 1 2 3 नंबर यूज, ये तुम्हारा डिस्क्रिप्शन वाला है। यहाँ पर वर्ड से होगा, यहाँ पर नंबर ग्राफ टेबल का यूज होगा। ठीक है, अब समझिए एग्जाम्पल, आपको बहुत सारा डिस्क्रिप्शन लेना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछना है, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जनसंख्या के ऊपर सैंपल नहीं कर सकते, आप उनसे नहीं पूछ सकते, तो यहाँ पे बहुत कम रिस्पोंडेंट रहेंगे। अब यहाँ पे यस नो आंसर लेना तो बहुत 50 100 200 ले लो, तो मैनी रिस्पोंडेंट रहेंगे। ठीक है, ओपन एंडेड आंसर रहेगा, यहाँ पर क्लोज एंडेड रहेगा। यहाँ पर इंटरव्यूअर वर्बली क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर वर्बली नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए बाकी आइए, इस थोड़ा पता नहीं कहाँ से लिखे, इसको हटा दीजिएगा। तो यूज़ की बात करें, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है थी, यहाँ पर क्वांटिटी वाली में देखिए ना, यहाँ पर रिसर्च जो होती है कंफर्म करती है टेस्ट की। ठीक है, थ्योरी हाइपोथेसिस कंफर्म करने के लिए होता है। क्वालिटी क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में डेप्थ नॉलेज के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पर आप जान रहे हैं। एग्जाम्पल समझिए, समझ में आएगा और अच्छे से, है ना। यू सर्वे 300 जो पर्सन थी एट यूनिवर्सिटी एंड आस्क द रेट। मैंने 100 बच्चों से बोला कि भाई 1 से लेकर 5 तक में रैंक दो, तो किसने 1 दिया,
किसी ने 1 दिया, किसी ने 2 दिया, किसी ने 3 दिया, किसी ने 4 दिया, किसी ने 5 दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने मान ली एग्जाम्पल एक रैंकिंग देने वाले 10 बच्चे थे, ये 15 थे, इस टाइप का था। इसको बोलेंगे हम लोग क्वान्टिटेटिव मेथड। ठीक है, क्वान्टिटी में अब जब हमने यहाँ पर तो 300 बच्चों में ले लिया, लेकिन फिर हमने क्या किया, अदर सर्वे किया, उसमें 15 बच्चों को लिया और उनसे मिक्स्ड क्वेश्चन पूछा। उनसे पूछा हमने कि वो सेटिस्फाइड है, अगर उन्होंने बोला हाँ सेटिस्फाइड है, तो कैसे सेटिस्फाइड है। फिर उससे मैंने पूछा कि क्या क्वालिटी है तुम्हारी स्टडी में, क्या क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। उनसे फिर मैंने पूछा कि भाई कहाँ पर लैक कर रहा है, जो तुमने 5 रेटिंग में कम रेटिंग, तो लैकिंग कहाँ पे है, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तुम्हारी किस में आ जाएंगी, क्वान्टिटेटिव मेथड में। रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन ये समझिए पूरा जो फ्रेमवर्क ऑफ द, जो हमने पायलट वाला बताया था ना, उसमें क्या होता, सिर्फ आपने डाटा एनालिसिस वाले को किया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूरा रिसर्च डिज़ाइन का मतलब पूरी जो रिसर्च है उसको डिज़ाइन करना, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना कि रिसर्च का पूरा फ्रेमवर्क बनाना। ठीक है, चलिए स्पीड से पढ़ देते हैं इसको भी। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, एक कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है किसका, रिसर्च का, जो कंडक्ट होने वाली है। वही मैंने बोला ना कि पूरी इसमें रिसर्च है, उसमें क्या था, सिर्फ डाटा कलेक्शन का काम था। ठीक है, बोल सकते हैं ये ब्लूप्रिंट होती है फॉर द कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा के लिए। द रिसर्च डिज़ाइन प्रोवाइड अ बैकबोन, ये तुमको एक बैक, जैसे समझ लो एग्जांपल, मैंने ये पूरा बना दिया कि भाई यहाँ पर हमको इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन में हमको इलाहाबाद वर्ड से स्टार्ट करना है डाटा, फिर हमको लिखना है डाटा यूपी का, फिर हमको लिखना नहीं इंडिया का, फिर हमको यूपी का, फिर हमको इलाहाबाद का। तो ये फ्रेमवर्क बनाना, एक ब्लूप्रिंट बना इस, तो फिर जब ये ब्लूप्रिंट मेरे पास होगा तो मैं बहुत स्पीड से इसको टाइप कर दूँगा, बहुत स्पीड से एक फ्रेम की तरह लिखती चली जाऊँगी। ठीक है, अभी बहुत से लोगों के पास में आपके यहाँ पर ब्लूप्रिंट नहीं होगा, अब ब्लूप्रिंट नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो वो ब्लूप्रिंट बनाना ही कहलाता है क्या, तुम्हारा रिसर्च डिज़ाइन। तो वही कह रहा है कि इसमें रिसर्च डिज़ाइन क्या करता है, रिसर्चर को ओवरऑल प्लान बनाने के लिए, जो रिसर्च उसने की है आंसर पे कैसे ओवरऑल आंसर करेगा अपने रिसर्च का, कैसे टेस्ट करेगा रिसर्च को, वो सब होता है इसमें। ये मास्टर प्लान होता है दैट स्पेसिफाइज द मेथड, इसमें मेथड स्पेसिफाइज होता है, प्रोसीजर होता है कि कैसे वो डाटा को कलेक्ट करेगा, कैसे एनालाइज करेगा, क्या क्या उसको इन्फॉर्मेशन नीडेड होंगी। ये एक अरेंजमेंट होता है ऑफ कलेक्शन फॉर द कलेक्टेड। The research design is an arrangement of condition for collecting and analysis of the data in the manner that aim to combine relevance of the research purpose with economy in produce। तो वही कह रहा है, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है कंडीशन का, कैसे हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, जिससे वो टाइम की बचत हो, हमारी इकोनॉमी की भी बचत हो, पैसा भी हमारा बहुत एकदम बर्बाद ना हो। ठीक है, अब पता ही नहीं है हमको, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है कि पहले कंक्लूजन लिखना है, लिखे पढ़े हैं बस, तो इसको रिसर्च नहीं बोल सकते ना। अरे भाई चलो आगे आते हैं। एडवांटेज, यहाँ पर अगर आप एक बार रिसर्च एक बार डिज़ाइन कर लेंगे तो एक्यूरेट बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा हमको, इफ़िशियंसी ज़्यादा रहती है, रिलायबिलिटी ज़्यादा रहेगी। नॉर्मल सी बात है, पहले से आप तैयारी करके बैठे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, जो टाइम होता है वो वेस्टेज कम हो जाता है। ठीक है, मनी का वेस्टेज भी कम होगा और सेटिस्फेक्शन और सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसको तो पढ़ना नहीं है, तो पढ़ चुके हैं आगे भाई, टाइटल देना है, फिर स्टेटमेंट आगे है, पूरा पढ़े हैं। ठीक है, ये क्यों लिखा है वो, अच्छा मैंने रिसर्च बनाया था तब का लिखा है ये। टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, इसको तो रट्टा मार लीजिए भाई। ठीक है, इतना एक्सप्लेन का जो टॉपिक है वो है नहीं उसमें, और बस इतना करना है उसमें। चलिए इतना, फीचर ऑफ गुड रिसर्च डिज़ाइन, ये कुछ काम का नहीं है, बस ख़त्म है, तो फालतू का पेज था। क्योंकि इसमें बने बहुत से टॉपिक हो सकता है, कुछ स्किप हो गया हूँ, बट जितना मैंने पढ़ के गया था मेरा नंबर, आई थिंक इसमें पेपर मुझे याद तो नहीं, बहुत अच्छा नंबर था। कि भैया इतना और लग के आता है पेपर में, हर जगह पे और कितना और है, सोचो 80% से ऊपर तो वैसे भी कवर है इस वाले PDF में, जो मैंने ये पढ़ाया है इसमें 80% कवर हो गया है। उस और के चक्कर में ना पढ़े ज़्यादा वो नहीं हुई है, आराम से पढ़िए, आराम से करिए। अब मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल क्वेश्चन तो पूरे PDF से ही आएगा,
टॉपिक ही कितने हैं, 8 7 8 10 टॉपिक हैं, वही क्वेश्चन 12 15 बन जाते हैं। हर टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा ही। इसमें ये बोलो कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो क्या ही बोलें हम। फिर भी एक बार ट्राई करते हैं हम आपको। देखिए मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च, ये तो भाई देखिए आप सबको पता होगा कि जो यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन होता है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 नंबर का पूछ देती हैं सीधा का सीधा, 15 से कम का नहीं आता ये क्वेश्चन टॉपिक है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे कुछ लगेगा नहीं इंपॉर्टेंट तो बता दूंगी। ऑब्जेक्टिव साथ में ही सब जाएगा, ये सब इसी के साथ ही में जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस यहाँ तक, ये तीनों टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 नंबर में पूछेंगे, 3 नंबर में पूछेंगे, 5 नंबर पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे ज़रूर। तीनों में से 2 या 1 पक्का आएगा, 2 तो मान के चलिए आएगा। ये भी सही है, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे पेपर में तो ये 2 जगह पूछी थी, ठीक है। एक बार 5 नंबर में पूछ दी, एक बार 15 नंबर में पूछी थी, तो उनका कोई भरोसा नहीं कहाँ से पूछेंगे, ठीक है मैम। मतलब तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए डिटेल में कुछ चीज़ें नहीं हैं, बट डिटेल में इसलिए पढ़नी है कि भाई 15 नंबर में क्या लिख के आएंगे, प्राइमरी डेटा लिख के भाग चले आएंगे क्या, नहीं ना। तो उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर जैसे मैंने ये चार्ट बनाया है, हर की चीज़ के बारे में मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लिखिए ना, मेरे क्वेश्चन आया समझा दिया ना मैंने। अब मुझे ज़रूरत नहीं थी इसको मैं लिखूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था, अपने आप से अपने वर्ड में लिख सकती थी, तो मैंने इसको फ्लो चार्ट बना के छोड़ दिया। जो मैं कन्फ्यूजन था उसको मैंने छाप दिया बस। एट्रीब्यूट वाले में ये तो सही है, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे क्वेश्चन में फ़िलहाल आया था, क्वेश्चन पेपर में ये इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है मैंने सर इंपॉर्टेंट ही लिखा है, GIS वाला भी आता है, आई थिंक सब इंपॉर्टेंट है भाई, जितना आप पढ़ लो। ये छोड़ देना, ये कोई काम का नहीं है, अगर मन ना हो पढ़ने का तो ठीक है। ये भी आई थिंक उतना काम का नहीं है, मतलब देखिए बिल्कुल नहीं छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, आ सकता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक दिन आप नहीं है तो 5 घंटे पहले लेके बैठे हैं वीडियो, तो एक बार इसको छोड़ सकते हैं। देखिए राइटिंग, ये इसमें से एक आएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कैसे करते हैं राइटिंग का रिसर्च पेपर, दोनों में से कुछ भी आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब वही लिखा है, 2 बार मैंने छपा है, क्योंकि मुझे समझ में बाद में आया था ना, इसलिए तो समझ में उसको लिख लीजिए। अभी इसको देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन तरीका है, तभी मैंने बोला 2 बार क्वेश्चन पूछता है। प्रोडक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डाटा वही लिखना है, प्राइमरी डाटा क्या होता है वही लिखना है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है वही लिखना है, सब में वही छापना है, तो क्यों परेशानी होना, एक बार कर लो। क्वेश्चनायर और शेड्यूल का डिफरेंस पूछता है, कन्फर्म है, इम्पॉर्टेंट है बहुत, इसको करिए। और क्वांटिटिव क्वालिटेटिव वाला और होगा, हाँ ये इसमें डिफरेंस कहाँ है। फ्रेमिंग पायलट, ये 3 नंबर वाला है क्वेश्चन, हाँ ये तो इसमें लगा लीजिए आप 3 स्टार, 1 2 3 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए यार चलते हैं। रिसर्च डिज़ाइन भी इम्पॉर्टेंट है भाई, सब इम्पॉर्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए, सही वाले हटाइए इसको ये सब लास्ट वाला हटा दीजिए, सब कोई दिक्कत नहीं है, सब हटाइए, ठीक है। मुश्किल से 7 8 10 टॉपिक पढ़ाए हैं, इतना पढ़ के जाएंगे तभी नंबर पूरे आने हैं। वीडियो आई थिंक 1.5 से 2 घंटे का हो चुका है, और मैं बहुत ज़्यादा रियल में थक चुकी हूँ, मतलब मेरा गला जो है ना, वो बात करने का मन उसका हो नहीं रहा है। तो काम क्या करना है, वीडियो को ठीक से क्या होता है, कुछ नहीं होता है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है, कर दीजिए, 3-4 काम है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, लाइक शेयर कमेंट, प्यारा सा हेल्प अगर हुआ है आपका, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सेमेस्टर के नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर के, है ना। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।